मैं अक्सर कई बार कहता हूँ कि मेरे लिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरा संबंध हरियाणा से है, और बदकिस्मती मेरी ये है कि मैं उस हरियाणा के मेवात से हूँ। मैं सोचता था कि 500 रुपये में यार लाला की इतनी बातें सुननी पड़ती हैं, तो मैं यहाँ से आज इनसे हिसाब करके आज मैं दोपहर बाद चला जाऊँगा। शीर्षकों में मैं एक सावधानी ये बरतता हूँ कि एक तो छोटे होने चाहिए, ज़बान पर चढ़ने वाले हों। काला पहाड़ में एक पात्र आती है मेमन, वह भी लगभग वही है। और बाबल तेरा देश में भी एक पात्र आती है शकीला, वह भी वही है। खानजादाओं का जो रहन सहन, जो जीवन शैली है, वो मेवों से अलग रहा है, क्योंकि खानजादा हमेशा शासकों के करीब रहे हैं। लोग ये तो लिखते हैं कि रहीम की माँ एक मेव सरदार की बेटी थी, लेकिन ये बहुत कम लिखते हैं कि कौन थी वो। मतलब लेखक को आप मामूली मत समझिए, क्योंकि वो जानता है कि पाठक को किस तरह भरमाया जाए, और जो पब्लिक डोमेन में नहीं है वो उसी का सबसे ज़्यादा उपयोग करता है। अगर ये मेरी कमज़ोरी है तो किसी लेखक की ये ताकत भी हो सकती है कि वह बार बार अपनी ज़मीन से की तरफ लौटता है और उसको पाठकों के सामने रखता है। जब आप काम कर रहे हैं तो ये आपकी क्यों नहीं आकांक्षा हो, ये क्यों नहीं इच्छा हो कि जो सम्मान पुरस्कार चल रहे हैं आपका भी उस पर कुछ हक है। क्यों नहीं कि जो पुरस्कारों और सम्मानों के मामले में ये जो अनुशंसा रिकमेंडेशन मंगाने की जो प्रक्रिया है, ये बेहद ख़राब है। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आज हमारे बीच जो मेहमान हैं उनका नाम है भगवान दास मोरवाल। भगवान दास मोरवाल जी का जन्म 1960 में काला पानी हरियाणा में होता है। तारीख ठीक याद नहीं तो स्कूल में लिखवाया 23 जनवरी 1960। जीवन में संघर्ष रहे, उनसे निकलते हुए नगीना कस्बे पहुँचे और नगीना कस्बे के बाद पढ़ाई करते हुए नूंह ज़िले से हुए ग्रेजुएट। एमए के लिए पहुँचे गुलाबी नगरी जयपुर। माँ का सहयोग बहुत ज़्यादा रहा जीवन में। संघर्ष इस कदर कि दिल्ली आए तो यहाँ पर एक फैक्ट्री में काम किया। जो ताप कर चादर बनाई जाती हैं वो उस तरह की फैक्ट्री थी। उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह का काम होता था। और एक समय आया जब एक एंटरप्राइज़ में काम करते हुए वो उन्होंने छोड़ दी। जो मचान होता है, टांड होता है, उसके ऊपर रखा था उनका कुछ सामान। इंतज़ार किया कि मालिक आए, बात करे, सामान उतारे और वापस चले जाए। लेकिन कथानक या कहानी कुछ ऐसे घूमती है कि वो लेखक बनते हैं। और शुरुआती कहानियों के बाद जब आता है उनका पहला उपन्यास, तो पहले ही उपन्यास से हो जाते हैं खासे चर्चित। उपन्यास का नाम था काला पहाड़। अपने युवा दिनों में क्रिकेट के पिच के पीछे खड़े होते थे, यानी थे विकेट कीपर। दाएं बाएं खूब लपके हैं उन्होंने कैच, और खूब किए हैं विवाद भी। उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि पकी जेठ के गुलमोहर में ये गुलमोहर कैसे खिला। बहुत बहुत स्वागत है भगवान दास मोरवाल जी। खूब कैच, खूब लपके। हाँ, स्वाभाविक है। जब विकेट कीपर का काम ही यही है कि अगर वो कैच नहीं लपकेगा तो फिर काहे का विकेट कीपर। कब की बात है ये? दरअसल देखिए, इसकी शुरुआत तो हुई थी मैं जब लगभग 8वीं में पढ़ता रहूँगा। तो हमारा जिस तरह का काम था, मैं समाज से हूँ, तो मैं किसी अपने पिता के साथ किसी काम से आया था। तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ लड़के हमसे बड़े बड़े वह क्रिकेट खेल रहे हैं। इस बीच हुआ कि आप तो जानते हैं कि जब गांव देहात में ऐसे जब बच्चे लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो वो अपने अपने प्लेयर्स अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं, भाई तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आओ। तो उसमें जैसे अतर मोहम्मद थे, मोहम्मद इकबाल थे, सफ़ी मोहम्मद थे, भगवान दास मोरवाल था, अंजुल था, और भी बहुत सारे लोग थे। तो हमारे वहाँ एक क्लब बना था, क्रिकेट क्लब नया। उसका नाम था MCC। अगर मैं आपको MCC का नाम ले रहा हूँ तो आपके जहन में मेलबर्न क्रिकेट क्लब याद आ रहा होगा। तो जो हमारे कप्तान थे, इसके सूत्रधार थे अतर मोहम्मद, जिनका कि अभी 2 साल पहले इंतकाल हुआ। बाद में हज भी करके आए, तब फिर हम बाद में उनको हाजी अतर मोहम्मद कहते थे। और उनका एक निक नेम था पोथी। तो उनकी देख रेख में वो सारा क्लब बना हुआ था। तो जिस वक्त काम करने के बाद पिताजी तो चले गए, और वहाँ जब वो लोग आपस में बंटवारा कर रहे थे खिलाड़ियों का, तो एक लड़का, अतुल मुझे अभी भी नाम है,
वो कहना भगवान दास, वो मेरे साथ पढ़ता था, ज़रा 2 बॉल फेंकना। मैंने उनको बॉल फेंके और साथ तीसरी चौथी बॉल में मैंने उनका डंडा उखाड़ दिया। ये संयोग था कि उनके एक प्लेयर कम था एक तरफ, जैसे 6-6 7-7 रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि यार इस लड़के को रख लीजिए आप। तो उसने कहा खेलोगे? मैंने कहा हाँ। तो उसके बाद मैं उसमें खेलने लगा। अच्छा, शुरू में मैं बॉलिंग भी करता था जैसा कोई बता दे। तो मुझे जो हमारे कप्तान थे अतर मोहम्मद, उन्होंने कहा कि यार ऐसा है, तुम विकेट कीपिंग करना शुरू करो। मैंने कहा ठीक है, जैसा आप कहेंगे। तो उसके बाद मैंने उस क्लब में विकेट कीपिंग करना शुरू की और मैं ओपनर बैट्समैन भी था उनका। क्या बात है। और मेरे जो एक तरह से कहना चाहिए कि मेरे आदर्श थे क्रिकेट में उस ज़माने के, एक तो इंजीनियर साहब थे, फारूक इंजीनियर साहब, और एक इंग्लैंड के विकेट कीपर हुआ करते थे एलन नॉट, जिनके बारे में ये मशहूर था कि वो पेस बॉलिंग पे स्टंप कर दिया करते थे। तो मेरे ये 2 आदर्श थे, क्योंकि हम जानते हैं कि इंजीनियर साहब ओपनर भी हुआ करते थे। तो इस तरह से वो धीरे धीरे सफ़र शुरू हुआ, और सफ़र होने के बाद क्लब में हम इधर उधर जाने लगे। फिर जब स्कूल में खेलने का मौका आया तो मुझे 10वीं और 11th में मुझे खेलने का मौका मिला। और एक बार तो ऐसा हुआ कि खेलते हुए उसमें मुझे याद है, जो टीम थी, मानेसर की टीम थी शायद वो, तो हमारी पहली बैटिंग थी और मैंने 72 रन बनाए थे। और उसके बाद जब विकेट कीपिंग का नंबर आया, एक दुर्घटना हो गई। हुआ क्या कि उनका एक बैट्समैन, कद में छोटा, वो क्रीज से बाहर खड़ा हुआ था। तो मैंने अपने बॉलर, जो इकबाल हमारे बॉलर थे, अच्छी खासी बॉलर स्पीड थी उनकी, उनको मैंने हल्के से इशारा किया कि थोड़ा ऑफ स्टंप पर डालना है, थोड़ी शॉट डालना है। मैंने इशारा किया क्योंकि मैं देख रहा था कि वो क्रीज से बाहर खड़े। तो वो जैसे ही आग खड़े हुए और जैसे ही उन्होंने वो किया, मैंने उनको स्टंप कर दिया, यानी बिल्कुल उस पर आ गया, पेस बॉलिंग पे स्टंप कर दिया। उसके बाद अगले ओवर में एक दुर्घटना यह हुई कि एक ऐसी बॉल आई, वो पुल टॉस बॉल थी, वो सीधे वेल्स पर लगी और उछल कर मैंने जैसे अपील की, हाउस दैट, वो बॉल सीधे मेरे मुंह पर आकर लगी। अरे, यानी 72 रन बनाने के बाद उसमें तो उसके बाद खूनम खून खेल रोका गया। ये फरीदाबाद में मैच हो रहा था, तो वहाँ डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसमें लगभग 3-4 स्टिच आए थे, टाँके आए थे, अभी भी ये थोड़ा निशान है। और इसकी मज़ेदार चीज़ ये है कि जब हम घर आए और चूँकि हल्की रुई लगी हुई थी, तो मेरी माँ को लगा कि इसको, आपने देखा होगा कि गांव देहात में कहते हैं मकड़ी कहीं टटा जाते तो वहाँ वो कुछ घाव हो जाता है। तो मेरी माँ बोली कि क्या भैया, मकड़ी ने लड़ गई? मैंने कहा हाँ, यानी मेरा काम उन्होंने खुद ही आसान कर दिया। फिर एक दिन वो इकबाल जो थे वो उनको मिले, तो उन्होंने पूछा चाची भगवान दास कैसा है? कहना क्या हुआ? कह बताया नहीं उसने? कहना नहीं। तो उसने जब पूरा किस्सा बताया तो मेरी माँ जब घर आई तो बाहर से हमारे यहाँ एक डंडा सोटा जिसको कहते पड़ा हुआ था पीछे जो, उन्होंने मेरी बड़ी कुटाई करी। कुटाई इस बात के लिए करी कि मैंने झूठ क्यों बोला उनको। तो ये इस तरह की फिर धीरे धीरे फिर कॉलेज में मैं जिस कस्बे से वहाँ से नहीं, मैंने ग्रेजुएशन में नूह जिसको कहते हैं जहाँ जिसका कि आपने जिक्र किया, क्योंकि उनकी टीम से हमारे क्लब के कई मैच हो चुके थे। तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया और मैंने संयोग से जब वहाँ एडमिशन लिया और जैसे उनको पता चला कि मैंने एडमिशन लिया तो वहाँ सबको सब कहने लगा भाई अब हमारी टीम पूरी हो गई, बढ़िया हो जाएगी। अभी माँ का आपने जिक्र किया, मैं पढ़ ही रहा था, माँ का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा आपकी पढ़ाई लिखाई से लेकर आपके संघर्ष के दिन, जब जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ माँ खड़ी रही आपके साथ में। उनको लिखते हुए या याद करते हुए किस तरह का जिक्र या किस तरह की छवि आपके जहन में आती है, और क्यों माँ का जिक्र इतना ज़्यादा आपकी किताबों में या कहानियों में, उपन्यास में नहीं मिलता है? देखिए, ये तो सही बात है कि अगर माँ का सहयोग नहीं होता तो मैं शायद नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उस वक्त देखा जाए तो कुल मिला के मुझे याद है कि
जिस जगह से मैं नूह आता था कॉलेज में पढ़ने को 22 किलोमीटर था आपके ऊपर कस्बे से। कस्बे का जो स्टैंड था बड़कली उसका नाम है। और उस वक्त हमारे पास ये था कि उस वक्त 10 रुपये का पास बनता था बस का, तो वो पास के लिए भी कई बार बड़ी दिक्कत होती थी। और कई बार तो यह हुआ कि हम जैसे कॉलेज में, मुझे याद है कि जब पहला ट्रेड फेयर लगा था, ये 77 या 78 की बात है, तो हम जब इसको देखने आए थे, और एक आध बार जब बच्चे कहीं घूमने वूमने जाते तो मेरी जेब में पैसा नहीं होता था एक भी। इवन टीम में भी मैं जाता था तो मेरे पास को खर्चे वर्चे के पैसे, वो दोस्त वोस्त थोड़ा बहुत करते थे वो। तो यहाँ तो इतना तो ठीक है, लेकिन चूँकि माँ की भूमिका मेरी उस तरह पढ़ाने में थी, और अगर मैं रचनाओं की बात करूं तो अगर आपने मेरी ख़ास तौर से उपन्यास देखे होंगे और शुरू की कुछ कहानियां भी होंगी, तो माँ बहुत हल्के से आती हैं, और पिता को तो मैं लाते हुए डरता भी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जो इस तरह के बहुत ही नाजुक रिश्ते हैं, माँ बाप भाई बहन, उनके हम अवगुणों को भी तिरा जाते हैं। हाँ, मैंने एक बार पिता को लेकर एक कहानी ज़रूर लिखी थी, बस तुम ना होते पिताजी, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी को बहुत पसंद आई थी। उसमें कैरेक्टर विश्वनाथ करके है। विश्वनाथ नहीं, विश्वनाथ की कहानी दूसरी कहानी वो दूसरी है, वो बियाबान में है। बियाबान में ठीक। तो इसमें उन्होंने कहा कि ये पिता के खिलाफ लिखी गई कहानी थी, और उन्होंने कहा था विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने कि ये कहानी मुझे इसलिए अच्छी लगी कि अक्सर हम इस तरह के संबंधों को उद्घाटित हुए, उनके प्रति निर्मम होते हुए बहुत संकोच करते हैं। तुमने एक पिता जैसे संबंध पर उस रिश्ते को जिस तरह से दिखाई, बहुत साहस की बात है। अच्छा, आप हरियाणा के हैं और वहाँ पर पिता को बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के रूप में देखा जाता है, जो कि अपने बच्चों से गले मिलने में भी थोड़ा सा दूरी बरतते हैं। हालांकि ये सभी पिताओं के साथ होता है, लेकिन हरियाणा की छवि कुछ अलग बनी हुई है इस मामले में। हाँ, ये देखिए हमारा हिस्सा, संयोग से मैं बताऊं अंजुम जी, कि भले ही हमारा मेवात दक्षिण हरियाणा का हिस्सा है, लेकिन जो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक बुनावट है वो राजस्थान और ब्रज के ज़्यादा निकट है। तो मैं कई बार मजाक में कहता हूँ, क्योंकि हरियाणा का जो साहित्यिक परिवेश आप तो सब लोग जानते ही हैं, मैं अक्सर कई बार कहता हूँ कि मेरे लिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरा संबंध हरियाणा से है, और बदकिस्मती मेरी ये है कि मैं उस हरियाणा के मेवात से हूँ, क्योंकि मेवात की जो छवि, जैसे कि हमारे वहाँ उसको काला पानी कहा जाता है हरियाणा में, क्योंकि जिस एम्प्लॉय को, जिस कर्मचारी को सज़ा देनी होती है ना, उसको वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। तो दूसरा ये है कि हमारा ब्रज का नज़दीक है, और मेरी जो माँ थी वो ब्रज की थी, मेरा ननिहाल ब्रज का था। तो इसलिए उसमें दोनों चीज़ें हैं। ये जिस आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, ये हरियाणा वो है जो सिरसा रोहतक जो मूल हरियाणा माना जाता है, तो उसको हम जो आपका मानना है वो उस तरह से। हालांकि इसमें दो चीज़ें हैं कि देखिए, ढब दरअसल हमारी जो शैली है ना, ख़ास तौर से हरियाणा वाले जिस चीज़ के लिए बदनाम है वो है अपनी शैली के लिए। वो अगर बड़े प्यार से भी बात करेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये आदमी बड़ा, यार कहना चाहिए कि बड़ा उजड़ सा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं अपनी भी बात करूं कि मेरे बारे में भी बहुत मशहूर, मैं बहुत बदनाम हूं इस मामले में कि ये आदमी बड़ा अक्खड़ सा है, ये कब क्या कह देगा कोई भरोसा नहीं। लेकिन ईमानदारी की बात, मुझे खुद ही याद नहीं रहता कि मेरी किससे क्या बात हुई थी, और उसको लेकर ये होता है कि एक मन में जो होना होता है, जिसको हम स्पष्टवादिता भी कहते हैं, तो आप उस तरह से आप इसको ले सकते हैं। लेकिन ये है कि पिता माँ के अपेक्षा थोड़ा सा कठोर तो होता ही हमारे बाहर से, केवल बाहर से, मतलब वो एहसास नहीं होने देता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो ऊपर से उसका जो कठोरपन है पिता का, वो कहीं न कहीं बेटे को एक सही रास्ते पर उसको संघर्ष के लिए प्रेरित भी करता है, जो उसका कठोरपन है। प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता जी। जो अभी आपने बात की, आपकी माँ ब्रज क्षेत्र से रहीं, इसी वजह से आपके उपन्यासों में ब्रज क्षेत्र भी उतनी ही प्रमुखता से आता है जितनी प्रमुखता से मेवात आता है। जैसे सुर बंजारन है या मोक्षवन है,
मोक्षमंद में तो खैर बंगाल और ब्रज पूरा आया हुआ है, लेकिन सुर बंजारन तो पूरा का पूरा ब्रज क्षेत्र हाथरस शैली की नौटंकी, हाथरस शैली की नौटंकी पे मैं उस पर आऊँगा। चूँकि मेवात की बात ही चल निकली और काला पानी का आपने जिक्र भी कर दिया, आपका पहला ही उपन्यास जो है काला पहाड़ वो उसी काला पानी और उसी सामाजिक सांस्कृतिक उस पे है। पृष्ठभूमि। जब काला पहाड़ आपने नाम रखा था तो क्या ये सोच कर रखा था कि भौगोलिक तरीके से इसको दिखाया जाए, या वो केवल सांकेतिक तरीके से था कि जिस तरह से ये पूरी अरावली दरक गई, हमारे सामाजिक सौहार्द भी जो है वो दरकते जा रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा अपने उपन्यासों को शीर्षकों को लेकर थोड़ा सा बहुत सचेत रहता हूँ। मतलब मेरा ये मानना है कि पहले तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे शीर्षक, अगर मैं एक शीर्षक को छोड़ दूं, बाबुल तेरा देश में, जिसको कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी बाबुल तेरे देश में बोलते हैं, उन्हें लगता है कि शायद लेखक से कुछ गलती हो गई। तो शीर्षकों में मैं एक सावधान ये बरतता हूँ कि एक तो छोटे होने चाहिए, जबान पर चढ़ने वाले हों। इसलिए ज़्यादातर मेरे उपन्यासों के शीर्षक, जहाँ तक सवाल काला पहाड़ का है, क्योंकि मैं इसका शीर्षक काला पानी भी लग सकता था, बिल्कुल, और मेरे उस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो ज़्यादा उसके अनुकूल होता काला पानी। लेकिन काला पानी शीर्षक रखने में एक छोटा सा एक मतलब काला पानी दूसरा होता है। हाँ, और काला पानी विषय पर उस तरह के शीर्षक बहुत आ भी चुके हैं। तो फिर ये था कि इसको क्या शीर्षक रखा जाए। तो फिर मेरा ध्यान गया काला पहाड़ पर। मैं बताऊं कि मेरा छोटा सा, मैं ग्रेजुएशन में मेरे पास ज्योग्राफी थी और मैंने उस वक्त पढ़ा था कि इस धरती पर जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो दो है, अरावली और एंडीज पर्वत श्रृंखला। करेक्ट। तो काला, और इसको हमारे वहाँ काला पहाड़ कहते हैं, क्योंकि जब आप जाएंगे तो दूर से ये आपको, इसका पत्थर ग्रेइश है, थोड़ा काला दिखाई देता है, तो इस तरह से इसको काला पहाड़ कहा जाता है। लेकिन ये शीर्षक रखने के पीछे मेरी जो मंशा थी वह ये थी कि ये दरअसल प्राचीनतम तक का तो मतलब वो है ही, मतलब इसको जिसको कहना चाहिए कि प्रतीक है ही। उसके साथ साथ ये प्रतीक मैंने उसका भी दिखाने की कोशिश की है कि एक ऐसी चीज़, चाहे जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो लगभग सारी घटनाओं के गवाह होते हैं। तो मैंने काला पहाड़ इस रूप में, प्रतीकात्मक रूप में लिया कि वह उस बदलते शुरू से लेकर और जो बीच में जो उसका सांप्रदायिक सौहार्द है, जो उसकी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना बनावट है मेवात की, उसको वो अपनी आँखों से देखता है। हालांकि अगर आपने देखा होगा कि काला पहाड़ का कोई विशेष जिक्र नहीं आता है। सिर्फ तब आता है कि जब 1992 में जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि प्रसंग हुआ था, तो किस तरह से लोग उसमें जाकर छिप गए थे। बस 2-3 जगह आता है, लेकिन इसका शीर्षक का बीच में कहीं जिक्र नहीं आता। अच्छा, मैं एक कोशिश और करता हूँ अपना शीर्षकों कि जो मैं शीर्षक देता हूँ उसका बहुत संदर्भ आपको अंदर उपन्यासों में नहीं मिलेगा। मैं ये पाठकों पर ही छोड़ देता हूँ कि इसका संकेत वो खुद समझें। कि जैसे रेत शीर्षक है, रेत का मतलब ये है कि भाई एक ऐसी रेत जिसकी का कोई अस्तित्व नहीं है, पानी चाहे बहा ले जाए, जैसी हवा उसे उड़ा ले जाए। तो इसी तरह उस जनजाति का जो कंजर समुदाय, उनका भी अपना कोई उस तरह से अस्तित्व नहीं होता, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब चलते रहते हैं, कबीलों की शक्ल में वो चलते रहते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरे शीर्षक प्रतीकात्मक ज़्यादा होते हैं, और ये मैं फिर पाठक पर छोड़ देता हूँ इसको। थोड़ा सा वापस आ रहा हूँ, और पकी जेठ का गुलमोहर जी स्मृति कथा है आपकी, और इसी का दूसरा भाग यहाँ कौन है तेरा। जी, यहाँ कौन है तेरा तो दूसरा पूरा आपके लेखकीय जीवन पर आधारित है, जिस पर एक लंबी बातचीत अभी मैं इसी में करूँगा भी, क्योंकि उसमें आपने खुलकर सारी चीज़ें लिखी हैं। जी, मुझे पता नहीं उस पर अभी तक क्यों विवाद नहीं हुआ है। जी, या तो लोगों ने पढ़ा नहीं है, असल बात यही है। हाँ, वरना उस पर तो आपको अच्छे से टांग खिंचाई हो जाए। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऊपर लिंगा का चौधरी मोहल्ला जी, और उसका जो उप मोहल्ला खटीकबाड़ा जी, खटीकबाड़ा। लोगों को भूलना, अपने उन पात्रों को भूलना है जो मेरी अंगुली पकड़कर अक्सर मुझे अपने अतीत के भूल भुलैयों में ले जाते हैं।
इसको लिखते हुए जब आप भूल भुलैया में जा रहे थे तो बहुत निष्पक्ष तरीके से इसको लिख पाए, और अगर निष्पक्ष तरीके से लिख पाए तो फिर ये आत्मकथा क्यों नहीं बनी? देखिए, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। हाँ। और हर लेखक के जीवन में कहते हैं कि आत्मकथा वो ज़रूर लिखता है, लेकिन मेरा क्या, लगभग हर उस कथाकार के बारे में ये कहा जाता है कि किसी भी कथाकार के जीवन में आत्मकथा जैसी चीज़ लिखने के लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि उसके ज़्यादातर पात्र, ज़्यादातर घटनाएं, ज़्यादातर जगह अपने उपन्यासों में आ जाते हैं। अगर आप काला पहाड़ी देखें तो लगभग पूरा पूरा समाज वही है, सही बात है, वही पात्र हैं, वही खटीकवाड़ा, वही सब कुछ, गोरवाली, सब कुछ। दरअसल कई बार क्या होता है अजीत जी, अंजुम, हाँ सॉरी, अंजुम शर्मा जी, हाँ ये बड़ा घपला होता है कई बार। अंजुम जी, कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि जाने अनजाने, गाहे बगाहे हमारी रचनाओं के पात्र बनने से रह जाते हैं। तो वो जो जाने अनजाने में छूट गए जो लोग हैं, चाहे मेरे मोहल्ले के रहे हों, चाहे स्कूल कॉलेज के रहे हों, उनको मैंने इस स्मृति कथाओं में, नहीं तो लाना ही क्यों है उनको? जो छूट गया ज़रूरी है उनको रचना में शामिल करना ही नहीं, या वो परेशान करते हैं? देखिए, स्मृति कथा है ये, मैंने कहा ना कि वो बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। अब जैसे इसमें आपको दो उदाहरण देता हूँ मैं। इसमें एक महिला का नाम है आयशा, हाँ, मेरे घर के सामने, जिसको कि हैदराबाद से लाया गया था। ठीक बात है। उसको मैंने बहुत संकेत में एक कहानी मेरी थी लेकिन उसमें इस्तेमाल किया। इसकी शुरुआत यहीं से होती है, आयशा, और उसका आ जो है वो बड़ा है। हाँ, मोहल्ले में थोड़े से दिनों के लिए अवतरित हुए इस धुंधले पड़ चुके चेहरे को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने पन्ना मोड़ के रखा है, उनका पूछता मैं आपसे। जी जी। अच्छा, वो आ गया। तो क्या है कि वो एक कहानी लिखी थी मैंने, लेकिन उसमें थी ये पात्र, उसमें आयशा ही था। काला पहाड़ में एक पात्र आती है मेमन, हाँ, वह भी लगभग वही है। और बाबल तेरा देश में भी एक पात्र आती है शकीला, वह भी वही है। लेकिन वो बहुत ही, जिसको कहना चाहिए ना कि बहुत छोटे उस पर आती है, उसका अतीत किसी को नहीं पता है कि वो क्या है, वो कैसे आई। तो उसी की पूर्ति के लिए मैंने कि इसके बारे में थोड़ा सा और खुल के लिखा जाए, उन स्मृतियों को, उसके साथ जो घटनाएं घटी, कैसे आई, कैसे उसके पति ने उसके साथ ज्यादती की, किस तरह से वह गई आयशा, और किस तरह से मैं बाद में, जब सालों बाद, जब मैं ऑफिस के किसी काम से, कार्यालय को किसी काम से हैदराबाद गया, तो मैं सबसे पहले उस गोलकुंडा इलाके में गया जहाँ की वो रहने वाली थी। मुझे आज भी उसका पता याद है, क्योंकि उसको तेलुगु और अंग्रेज़ी आती थी, हिंदी नहीं आती। मैं उसकी हिंदी में चिट्ठी लिखता था उसके घर, और उसका पता मुझे आज भी याद है। उसके पिता का कुछ नाम था, उसका भाई का भी मुझे याद है, इकबाल था। और वो बताती कि मेरा भाई अच्छे परिवार से थी, और मेरा भाई किसी एक फुटबॉल की क्लब का प्लेयर भी रहा है। तो मैं जो वो चिट्ठी लिखता था, तो मुझे आज भी उसका पता याद है, खुर्शीद मंजिल, गोलकुंडा, हैदराबाद। तो मैं इस उम्मीद में, जब ऑफिस के कार्यालय से जब मैं गया वहाँ हैदराबाद पहली बार, तो मैं सबसे पहले गोलकुंडा गया था, इस उम्मीद में कि पता नहीं किस दरवाजे पर, किस खुर्शीद मंजिल के सामने मुझे आयशा खड़ी मिल जाए। लेकिन ये सब सोचने को, और ऐसा 2 बार हुआ। और आपको सबसे बड़ी हैरानी ये होगी कि आयशा की कहानी, और बाद में शायद 1984 में एक फिल्म आई थी बाजार, आप देखिए कि उसका कथानक देखिए, वो बिल्कुल विषय वही है, जबकि मैं ये 73-74 की बात बता रहा हूँ, 72 के आसपास की। तो आप ये देखिए कितनी समानता है। इसी तरह से इसमें एक और पात्र है फूल। मैं दरअसल जब 7वीं 8वीं में पढ़ता था, तो मेरे पड़ोस में एक लड़की है, अभी भी जिंदा है वो, फूल। उसका पति दरअसल फौज में था, और मैं उसका, पढ़ी लिखी नहीं थी वो, मैं उसका आधिकारिक पत्र लेखक और वाचक हुआ करता था। मतलब उसके पति जब चिट्ठी लिखते थे तो मुझे घर बुलाने आती थी कि भगवान दास, तेरे जीजा की चिट्ठी आई है। अब देखिए, गांव देहात में ये भी होता है कि अगर मोहल्ले का दामाद, कोई जाति से, कोई समुदाय में, सबका
रिश्तेदार वही संबंध, तेरे जीजा की चिट्ठी आई। तो मैं उसी वक्त पेन लिख के रख के ले जाता था। मुझे पता था कि मैं ये मुझसे उसका जवाब भी लिखवाएगा। तो मैं जाता था। उन दिनों एक गीत बहुत मशहूर हो रहा था सरस्वती चंद्र का, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। तो उसने कहा कि भैया इसमें मेरी तरफ से ये और लिख देना, फूल तुम्हें भेजा है खत। क्या बात है। फिर उसको जवाब आया, फिर उन्होंने दूसरा अंतरा लिखा। इस तरह से 2-3 चिट्ठियों में वो गीत लगभग पूरा हुआ। और आपके सुन के एक चीज़ की और हैरानी होगी कि मैंने, देखिए इसमें एक चीज़ और दिया है कि हमारे जीवन में फिल्मों की और दूसरे कलाओं की क्या अहमियत होती है, यह बात इस प्रसंग से समझी जाती है। इसलिए मैंने पूरा इसका थोड़ा सा विवरण दिया है कि सरस्वती चंद्र गुजरात के किस लेखक के उपन्यास पर बनी फिल्म थी, कब आई थी और वो किस तरह से मकबूल थी। फिल्मों का जिक्र और भी है, जहन में 2 फिल्मों के नाम उभरते हैं, तीसरी कसम और हीर रांझा जी। और इसका एक कारण बचपन से अपनी लोक कलाओं के प्रति मेरा अनुराग रहा है जी। लोक कथाओं के प्रति जो अनुराग आपका बचपन से रहा, जाहिर सी बात है उस कस्बे की वजह से रहा होगा जिसका नाम नगीना था। नगीना कस्बे के बारे में ही आप आगे लिखते हैं कि एक स्तर पर ऐसा आया कि नगीना वैसा नहीं रहा जैसा रहना चाहिए था। यानी नगीना का जो उत्सवी रंग था वो किस सोच और संकीर्ण मानसिकता ने मिटा दिया, नहीं पता। ऐसा क्यों होता है कि धीरे धीरे हम जब बड़े होते जाते हैं जी, तो हम अपने बचपन को याद करते हुए या बीते दिनों को याद करते हुए आज उस डेवलपमेंट या उस विकास को स्वीकार नहीं कर पाते और हमको लगता है कि पुराने दिन ज़्यादा अच्छे थे। देखिए यहाँ डेवलपमेंट या विकास का प्रश्न नहीं है। यहाँ प्रश्न इस बात का है कि जो 80 के दशक में जो इस भारत देश के गांव देहातों से पलायन के रूप में जो भगदड़ मची थी, उसका शिकार मेरा कस्बा भी हुआ है। अगर मैं आज आपको गिनाने लगूं तो लगभग 60 से 70 ऐसे घर हैं, परिवार हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं जो आज सूनी पड़ी हैं। उसका असर हमारी उत्सव धर्मिता पर पड़ा है। मतलब जो सवर्ण वर्ग था वो सब के सब धीरे धीरे वहाँ से बाहर आए, शहरों की तरफ आए। और जो हमारी जो रीति रिवाज, जो मेले ठेले, रामलीला कहिए, जो दूसरे दशहरे कहिए, उसमें जो भागीदारी होती थी वो उन लोगों की ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो उसमें आर्थिक सहयोग भी देते थे। जो दूसरी जातियाँ या समुदाय हैं, छोटी पिछड़ी कहिए, दलित कहिए, वो एक तरह से उनको कहना चाहिए कि भौतिक रूप से मदद करती हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो वही मदद करते थे। अब धीरे धीरे क्या होगा, उससे एक असंतुलन भी बिगड़ा है, मतलब एक असंतुलन बना है हमारे समाज में। वो असंतुलन ये हुआ कि उनके जाने से वह उत्सव धर्मिता कहीं ना कहीं छीज सी गई है। मतलब अब चीज़ें होती तो हैं लेकिन उस तरह से नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारतीय ऐसे समाजों को, जैसे मैं मेवात की बात करूं, और मेवात तो एक उदाहरण है, ये लगभग सब पर ही लागू होता है कि जो 1990 के बाद जो रथ यात्रा निकली थी और उसके बाद फिर 1992 में जो घटना हुई थी, उसने ऐसे समाजों का कितना नुकसान किया है। मेरा इशारा दरअसल उसके बहाने ये बताने का है। ठीक ठीक। मोरवाल जी, अभी मेवात की संस्कृति की जो बात हम लोगों ने की, उसी में एक बात ये भी है कि मेव जिनको कहते हैं, तो वो तो बलबन के ज़माने में उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। देखिए हमारे इसमें मेवात में 2 समुदाय हैं। हाँ। एक खानज़ादा और एक मेव, ये दोनों अलग अलग हैं। जो मेवों का निकास माना जाता है वो माना जाता है मीणाओं से, और ये एक तरह से जनजातियों में भी शामिल थे। जब आप पुराने इतिहास पढ़ोगे भारतीय जनजातियों का, कबीलाओं का, तो उसमें मेवात भी शामिल है। लेकिन जो खानज़ादा हैं, खानज़ादा दरअसल जो थिनपाल हैं, थिनगढ़ की तरफ के, वहाँ के जो राजपूत थे, ये उनके वंशज हैं। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के वक्त में 2 भाई जो थे, समरपाल और सोपरपाल, उन्होंने फिरोज शाह तुगलक के समय में इस्लाम कबूल किया था स्वेच्छा से, कोई ज़बरन नहीं था। और ये दोनों भाई नसरुद्दीन शाह, जो चिराग दहलवी साहब थे, जिनके नाम पर चिराग दिल्ली बसा हुआ है,
उनके खानखाह में ये आते थे और उनके एक तरह से एक उनका मतलब बहुत सम्मान करते थे, उनके शिष्य भी थे। तो खानज़ादा दरअसल खानज़ादाओं का जो रहन सहन, जो जीवन शैली है, वो मेवों से अलग रहा है, क्योंकि खानज़ादा हमेशा शासकों के करीब रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक से लेकर, और आखिरी जो 8वें जो हसन खां मेवाती हैं वो भी खानज़ादे थे, जो कि बाबर के समय में जब आए और दूसरे युद्ध में 1527 में जो खानवा का जंग हुई थी 17 मार्च 1500, उसमें वो शहीद भी हो गए थे। तो ये राजपूत हैं। दरअसल खानज़ादा एक मुसलमानों में एक विशेष समुदाय के लिए इस्तेमाल होता है। कन्वर्टेड तो हैं, वो मुसलमान राजपूत हैं। जो मुसलमान राजपूत हैं, और खानज़ादा एक लक़ब था, एक खिताब था जिसको कि अमीर तैमूर ने इन खानज़ादों को दिया था। खान और ज़ादा यानी उच्च कुल में, उच्च मुस्लिम कुल में पैदा हुए लोग। तो वो लक़ब या खिताब वो हमेशा इनके साथ रहा है, और चूँकि हमेशा इनकी सत्ता की साथ इनकी निकटता रही है, तो इनका रहन सहन, जीवन शैली बिल्कुल दूसरे तरह का रहा। और इसीलिए मेवात में मेवों और खानज़ादों में रिश्ते भी नहीं होते हैं। अच्छा, उनके रिश्ते भी नहीं होते, क्योंकि उनका बिल्कुल ही अलग है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, पार्टीशन में, विभाजन के समय इस देश से जो मुसलमान गया था, वो वही मुसलमान गया था जो आर्थिक रूप से समृद्ध था और पढ़ा लिखा था। तो ज़्यादातर खानज़ादे पार्टीशन में वो पाकिस्तान चले गए थे, अब बहुत कम बचे हैं। तो इसलिए मेव अलग हैं और खानज़ादा अलग हैं। और बेताल नागरी के बारे में थोड़ा सा बताइए, मतलब मैंने सुना तो मैंने कहा पूछना चाहिए आपसे। देखिए, बेताल नागरी क्या है, मैं बताऊं कि मेवात में और लगभग पूर्वी उत्तर राजस्थान या ब्रज के जो ये पूरी पट्टी है, ये इसमें क्या है कि जैसे आप सब जानते हैं कि हर समुदाय में वंशावली रखने का काम होता है, जैसे बहुत सी जगह ब्राह्मण रखते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो राजस्थान में अलवर के पास एक राजगढ़ जगह है, वहाँ एक उसको जागा कहते हैं, जग्गा, हम लोग जग्गा कहते हैं, जागा, और वो भारद्वाज ऋषि के अपने आप को वंशज मानते हैं। ये दरअसल वंशावली रखने का काम करते हैं, और इन्होंने मुगलों के समय से लेकर उनका भी वंशावली रखने का काम इन्होंने ही किया, जग्गाओं ने। और इधर हिंदुओं की कुछ जातियों, मेवों में भी जो हमारे मेव हैं, उनकी भी यही वो करते हैं, वंशावली रखते हैं। दूसरे हिंदुओं में कुछ जातियां हैं, उनकी भी वंशावली करते हैं, जैसे हमारी वंशावली का रखने का वही काम करते हैं। तो एक बार तो आपने जब लिखा होगा जी, जब आप ऐतिहासिक चरित्रों को बनाकर उपन्यास लिखते हैं, तो क्या इन वंशावलियों की ओर जाते हैं? देखिए, एक बार हुआ क्या, मैं बताऊँ आपको कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 5-7 साल पहले की बात है। मैंने अपने एक जगह से ये पूछा कि भाई आप हमारे कुल के बारे में क्या जानते हैं, हमारी वंशावली कितनी पुरानी, कहाँ से, क्या ये। उसने कहा जी अभी देखता हूँ। तो उसने अपना पूरा जो गट्ठर था वो खोला, जो कि बेताल नागरी वो लिपि है, और खोला तो उसने कागज़ जब पलटे तो उसने बताया कि उसने पूरा बताया कि आप लोगों का निकास काशी से था, काशी के बाद यहाँ है। उसने मेरे परदादा सरदादा सबका नाम लिखा, जैसे मुझे आज भी याद, मुझे अपने दादा से पहले का नाम याद नहीं था, तो उसी से पता चला कि मेरे परदादा का नाम पलटू राम था, मेरे दादा का नाम सुगन राम था, पिता का नाम मंगथू राम था, मैं भगवान दास। तो उसमें क्या है कि उसमें एक परंपरा यह रही है कि हमारे परिवार में जब भी कोई पैदा होता है या कोई भी आयोजन होता है, वो साल में 1 आध बार आते हैं, पूरी की पूरा विवरण लिख कर जाते हैं। वो यहाँ तक लिखते हैं कि हमने उनको क्या क्या खिलाया, सुबह क्या खिलाया, शाम को क्या खिलाया, देना लेन देन तो है ही, उसको सबको वो उसमें वो दर्ज करते हैं। और वो बेताल नागरी उनकी अपनी भाषा है, और वो बड़ी विचित्र सी भाषा, उसमें उसका कोई व्याकरण नहीं है, उसकी कोई वर्तनी नहीं, उसको वही पढ़ सकते हैं। आपका नाम भगवान दास लिखा है, ललमुहा रखा? ललमुहा तो प्यार से मेरी माँ कहती थी इसीलिए मैंने पूछा। वो कभी कभी मेरी माँ कहती थी ललमुहा, और मुझे आज तक ये नहीं पता कि मुझे ललमुहा क्यों कहते हैं, कि मेरा जो रंग है वो उस तरह तो नहीं है कि वो मुझे ललमुहा कहते। हाँ। तो इस तरीके से आप पिछले मतलब 5-7 साल पहले उस बेताल नागरी की ओर गए थे। हाँ। जब ऐतिहासिक तथ्यों को
आप जस का तस रखने की जब कोशिश करते हैं या रखते हैं और फिक्शनल एलिमेंट को बुनते वक्त क्रिएटिव बने रहना है मुझे, इसके बीच में बैलेंसिंग किस तरह से एक रचनाकार करता है? क्योंकि आपके काला पहाड़ को ले लूँ, चाहे खानज़ादा का ले लूँ, या कोई और कोई भी आपका उपन्यास मैं उठा लूँ, दो चार को छोड़ के, अधिकांश जगह पर ऐतिहासिक चरित्र अपने आप चले आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, पहली चीज़। और दूसरा, वो बैलेंसिंग कि ऐतिहासिक तथ्य मरोड़े भी ना जाएं और आपका क्रिएटिव एलिमेंट बरकरार रहे, बैलेंसिंग कैसे होती है? देखिए, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब सवाल भी है, और किसी भी क्रिएटिव राइटर के लिए, जो कोई ख़ासतौर से फिक्शन का आदमी हो, कथाकार हो, उसके लिए तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब वो कोई ऐतिहासिक तथ्य प्रसंग उठाता है। ठीक है। मैं काला पहाड़ की ना कहकर मैं खानज़ादा की बात करता हूँ। यह विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। दरअसल क्या होता है कि जब हम इस तरह के पृष्ठभूमियों पर उपन्यास लिखना शुरू करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी यह होती है कि जो तथ्य हैं उसकी तो जानकारी हमें होनी ही चाहिए। लेकिन इसमें जो असल जो लेखक का कौशल होता है, वो कौशल ये होता है कि उन तथ्यों के बीच में जो गैप्स हैं, जो अंतराल हैं, उनको कैसे भरा जाए। और ये जो उन अंतरालों को भरना, मतलब एक सिलसिलेवार तरीके से और बड़ी प्रामाणिकता के साथ उसको अगर कोई लेखक उनको भरने में सफल हो जाता है तो पाठक को ये पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या काल्पनिक है और क्या यथार्थ है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि मुझे इतना पता था कि हसन खां मेवाती की दो भतीजियां थी, शाहबानो बेगम और सलीमा बेगम। उनका निकाह एक सलीमा बेगम का बैरम खां से हुआ था और शाहबानो को हुआ था हुमायूं से। ये मुझे इतना पता था। अब इस प्रसंग को मुझे, चूंकि अगर खानज़ादा अगर पढ़ा जाए तो उसका अंत रहीम की मौत से होता है। आखिर खानज़ादा उपन्यास का रहीम से क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है। और वह ये कि बहुत कम साहित्य के लोगों को भी पता होगा, नहीं पता होगा कि जो रहीम की जो माँ थी वह दरअसल इसी हसन खां मेवाती के चचेरे भाई जमाल खां की छोटी बेटी थी, जिसका कि निकाह बैरम खां से हुआ था। और ये तब हुआ था सलीमा बेगम। हालांकि इसमें भी मतभेद है, मैं अभी आ रहा हूँ उसी पर। हाँ, उसमें मतभेद है, क्योंकि एक कहते हैं कि सलीमा बेगम उसका भी नाम है, लेकिन लोग ये तो लिखते हैं कि रहीम की माँ एक मेव सरदार की बेटी थी, लेकिन ये बहुत कम लिखते हैं कि कौन थी वो। तो जिस वक्त किलंजर के किले में, आप हमें याद पता है कि शेर शाह सूरी ने उससे पहले हुमायूं को खदेड़ दिया था। जो कर्मनाशा नदी थी उसमें डूबते डूबते मरते मरते बचा था हुमायूं, वो जान बचा के भागा। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि किलंजर के किले में एक दुर्घटना में उसके बारूद खाने में आग लग गई थी, उससे शेर शाह सूरी झुलस गए थे और उसमें वो उनकी मृत्यु हो गई थी। जब मृत्यु हो गई तो हुमायूं को तब जब दोबारा हिंदुस्तान आए हो तो उन्होंने सबसे पहले यही काम किया कि जो आसपास के देसी राजा महाराजा चाहे मुसलमान हो, उनसे उन्होंने रिश्ते कायम करने शुरू किए। तो उन्हें जब ये पता चला कि भाई हसन खां मेवाती, जिसने कि 1527 में बाबर के साथ युद्ध किया था, वो भी ताकतवर लोग ही थे, तो वो कहाँ रहते हैं। अब ये सारी कल्पना लेखक की है, उसको कहाँ कैसे ढूंढा जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल ये निकल रहा है कि ये कैसे तय करते हैं कि जीवन के किन पहलुओं को उठाना है ताकि उसमें कल्पना का मैं पुट डाल सकूं। क्या यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं है तो मैं इस पहलू को उठा के यहाँ थोड़ी सी छूट ले सकता हूँ, अन्यथा इतनी जानकारियाँ उपलब्ध हैं, लोग आराम से मुझ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। देखिए, आपने जो सवाल किया उसमें जवाब आपका लगभग खुद ही छिपा हुआ है कि जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेखक उसी को उद्घाटित करता है। मैंने इसीलिए वो सवाल पूछा, क्योंकि लेखक इतना मतलब बहुत सियाना आदमी होता है
मतलब लेखक को आप मामूली मत समझिए, क्योंकि वो जानता है कि पाठक को किस तरह भरमाया जाए, और जो पब्लिक डोमेन में नहीं है वो उसी का सबसे ज़्यादा उपयोग करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, इसमें एक संवाद है खानज़ादा में। जब अब्दुल रहीम खाना का निकाह हुआ महाबानो से, और ये सबको पता है कि महाबानो कौन थी, ये वही थी कि जो बैरम खां के खिलाफ बड़ी शत्रुता थी उसकी, तो अकबर एक बड़ी समझदारी का काम करके शत्रुओं को मिलाता है वो। तो महाबानो से उसकी शादी कराता है अकबर। तो शादी के दूसरे या तीसरे ही दिन उसकी जो पत्नी महाबानो रहीम से एक प्रश्न करती है कि मिर्ज़ा, आपकी इतनी अच्छी ज़बान कैसे है? आप संस्कृत भी बोलते हैं, ब्रज भी आपकी बहुत अच्छी है, और उस ज़माने की जो और भाषा रहेगी, क्योंकि उर्दू तो थी नहीं, फारसी या जो भी रहेगी, तो इतनी अच्छी ज़बान कैसे है आपकी? तो रहीम जो जवाब देता है, उस जवाब को पढ़ के बहुत से पाठक कहते हैं कि यार क्या संवाद है। तो रहीम कहता है कि मतलब मैंने उसको महा कहलवाया उसे कि मैं आधा हिंदू और आधा मुसलमान हूँ। तो उसकी पत्नी ये उत्तर जवाब सुनकर थोड़ी मतलब उसको हैरानी होती है, मुसलमान तो समझ में बैरम खा कर बैठा है, तो आधा हिंदू कैसे है? तो वो कहता है कि जो मेरी माँ है वो राजपूतों की बेटी है, सलीमा बेगम, और माँ उसकी असर, चूँकि ब्रज की, अच्छा मेवात का जो इलाका है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, उस पर ब्रज का बहुत असर है। तो जो हमारी मेवाती जिसको हम बोलते हैं आज भी, उसको कठेर मेवाती कहते हैं। तो वो कहता है कि मेरी माँ ब्रज की है, मतलब उस मेवात की है, तो मैंने जो भाषा सीखी है, ज़बान सीखी, मैंने अपनी माँ से सीखी है। तो ये जो से आपने कहा ना कि जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, उसी को किस तरह से वो बुनता है। देखिए, लेखक के पास सूचनाएं तो बहुत होती हैं। और चरित्रों का विकास कैसे होता है? देखिए, चरित्रों का विकास कई बार क्या होता है कि जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे आपने एक संवाद का जिक्र किया, एक और उसमें संवाद है जब बैरम खां सलीमा के लिए ईद पर कपड़े लेकर आता है, और सलीमा ये कहकर पहनने से इनकार कर देती है कि तुम मुझे जबरन उठा कर लाए हो, पारंपरिक ढंग से निकाह नहीं किया है। अब आप रहीम के मुंह से ये कहलवाते हैं कि ये सुन अब्बा थके हुए कदमों से बाहर निकल गए, अम्मी जान से नज़र मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। अब बैरम खां को हम लोगों ने जो चरित्र के रूप में देखा है, वहाँ आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि बैरम खां का मुंह लटका हुआ है और वो कमरे से बाहर जा रहा है और नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हमने हमेशा एक डोमिनेंट रूप में उसको देखा है। तो यहाँ पर वो चरित्र का विकास किस तरह से किया जाता है? देखिए हमें देखिए कई चीज़ें, इसको रचना प्रक्रिया से जोड़ दीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल रचना प्रक्रिया से मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और बताऊँगा। देखिए, इतना मुझे पता था, मुझे एक हमारे मित्र ने ये सारी बातें बताई कि दरअसल सलीमा बेगम को जो है वो, क्योंकि वो तो ज़बरदस्ती एक तरह से विवाह किया गया था, वो उससे नहीं किया गया था, क्योंकि हालांकि अकबर और वो सब जो है कहते भी हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। अब यहाँ देखिए, अब मेवातियों की जो हठ धर्मिता है वो उनके पात्रों के चरित्र में भी किस तरह से निकलती है कि वो दरबार में साफ मना कर देते हैं कि तुमने क्या हमारी बहन बेटियों को रास्ते में पड़ा वो पत्थर समझा है कि जो हम चाहे जिससे निकाह कर दें। ये वही लेखक कर सकता है जो उस तासीर को जानता है। तो मुझे इतना पता था। अब क्योंकि लेखक है और लेखक होने के साथ साथ बैरम का बहुत बड़ा लड़ाकू रहा होगा, बाबर बहुत बड़ा लड़ाकू रहा होगा, हसन का बहुत बड़ा लड़ाकू रहा होगा, लेकिन वो कहीं न कहीं मनुष्य भी है। उसकी वह पत्नी है सलीमा बेगम, और यह हिम्मत एक स्त्री ही कर सकती है कि जो यह कह दे कि जो ईद पे कपड़े लाती है, उसने कभी तीनों सारे कपड़े जो 4-5 कपड़े लाता था कभी पूरे नहीं पहने। तो ये हिम्मत भी, चाहे कितना ही बड़ा योद्धा हो, कितना ही बड़ा तपस्वी हो, ऋषि मुनि हो, यह सवाल और इस तरह की बात एक स्त्री ही कर सकती है, और वह भी पत्नी ही कर सकती है। अच्छा, एक चीज़ और, तुगलकों से लेकर जहांगीर तक इतने सारे शासक रहे हैं, आप चाहते तो किसी भी कथानक को उठाकर उस पर उपन्यास लिख सकते थे, सब कुछ क्यों समेटना चाहा आपने एक ही उपन्यास में? देखिए, ये मेरे हिसाब से अच्छा सवाल भी है आपका। देखिए, मेरी
जो मंशा थी बहुत दिनों से, मेरी मंशा थी सिर्फ हसन खां मेवाती को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखने की। लेकिन हसन खां मेवाती से जुड़ी हुई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन केंद्र में आ जाते हैं जमील खां, क्या नाम है उनका, जमाल खां, जमाल खां, वही, और सलीमा और अब्दुल रहीम खान। तो जाहिर सी बात है ना, देखो मैं वही कह रहा हूँ कि केंद्र में रखने के, लेकिन बाबर 1526 में यहाँ आता है पानीपत के पहले युद्ध में, और 1 साल के बाद हसन खां मेवाती मर जाता है। तो हसन खां मेवाती तो फिर ख़त्म, कहाँ उपन्यास लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। उसके लिए मैंने, क्योंकि मुझे दरअसल रहीम तक आना था, मेरी इसमें एक मंशा ये भी थी कि मैं इस उपन्यास को रहीम से भी जोड़ूं। अब रहीम से लेकर हसन खां मेवाती तक का जो समय था, लगभग 150-200 साल का, उसको कैसे, उस अंतराल को कैसे भरा जाए। तब तो बहुत छूट मिली होगी आपने तथ्यों को लेकर, और बहुत वही मैं बात बता रहा हूँ, वो छूट कैसे उसका इस्तेमाल किया मैंने। तो फिर मेरे मन में ये आई कि जब हसन खां मेवाती मर गया और शेर शाह सूरी, जब तक उस वक्त और भी तो घटनाएं घटनी होंगी, हुमायूं के दोबारा आने तक कुछ और भी तो घटनाएं घटे। तब मैंने पता चला, जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे एक पात्र बीच में और मिला, वो था जिसको हम हेमू बक्काल कहते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्योंकि हेमू का संबंध उसी अलवर से था, और हेमू का, जिसका कि बचपन का नाम बसंत राय था, और फरीद खां शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था। तो फरीद का बसंत राय के घर आना जाना था। तो एक तो वो धीरे, चूँकि वो सब मेवात से जुड़ी हुई चीज़ है। एक मैं आपको जो जानकारी दे दूं कि उस वक्त रियासत तो थी नहीं, परगने थे छोटे छोटे, और ये जो पूरा नारनौल, महेंद्रगढ़, तिजारा, अलवर, बयाना, भरतपुर, आगरा, दिल्ली, ये पूरी पट्टी मेवात ही कहलाई जाती थी। तो मुझे उसमें एक सुविधा ये भी हो गई कि चूँकि जब मेवात ही कह रहे हो, तो उसको उस रहीम तक आने तक, क्योंकि किस तरह से बसंत राय फिर वो शेरशाह सूरी के नज़दीक आते हैं, ठीक है, तो वो समय का अंतराल भी वो पटता चला गया। फिर मैं खोज लेता हूँ, विजय बहादुर सिंह ने सर ने समीक्षा इसकी लिखी थी। हाँ, समालोचन में लिखी थी। समालोचन में, तो उसी में उन्होंने सवाल भी एक उठाए थे सलीमा को लेकर, जब उन्होंने लिखा कि ऐतिहासिक किताबों में बाबर की बहन की बेटी और रिश्ते में हुमायूं की बहन मानी गई हैं सलीमा। हुमायूं ने बैरम खां को इस रिश्ते में बांधने की पहल सरहिंद और मच्छीवाड़ा की विजय की खुशी में किया था, पर उपन्यास में जिस सलीमा से बैरम खां का रिश्ता चित्रित किया गया है, वो तो मेवात के जमाल खां अर्थात हसन खां मेवाती के इस चचेरे भाई की छोटी बेटी है। जी। हिंदी ब्रज के विख्यात कवि अब्दुल रहीम खाना इसी सलीमा के बेटे थे, जो रहीम संबंधी साहित्यिक प्रमाणों से भी सिद्ध होता है। हसन खां मेवाती के इस भतीजे का नाम सलीमा ही था या कुछ और, ये ज़रूर विवाद का विषय हो सकता है। तो उन्होंने भी इस विवाद के विषय में लिखा ही है। हाँ, मैंने देखी, अब मुझे छूट कहाँ मिली इसमें, ये मुझे पता था। हाँ। जब मैं लिख रहा था, जो उन्होंने जो जिक्र किया, हाँ, कि सलीमा बेगम भी ये नहीं थी, वो कहते हैं कि वो थी, वो जो मछीवाड़ा के जो युद्ध के बाद जिसको वो किया गया था। लेकिन चूँकि मुझे छूट ये मिल गई, क्योंकि मैंने जैसे पंडित विद्यानिवास मिश्र का जो रहीम पर का जो काम था वो मैंने पढ़ा, तो उसमें उन्होंने इस चीज़ का संकेत दिया, लिखा कि रहीम की माँ एक मुसलमान राजपूत की बेटी थी। लेकिन जब मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसका नाम है मुरक्काए मेवात, मेवात का इतिहास, तो उसमें इस चीज़ का जिक्र था कि जो सलीमा बेगम थी वह जमाल खां की छोटी बेटी थी। अब देखिए, कई बार क्या होता है, ये संयोग भी होता है कि एक नाम चाचा का भी होता है, उसके भतीजे का भी होता है, बुआ का भी होता है, भतीजे की भी होता है। तो ऐसे अक्सर उसमें नाम होता है। जैसे इसमें एक पात्र है जो जब पहले युद्ध में, जब हसन खां मेवाती बाबर से युद्ध लड़ता है इब्राहिम लोदी के साथ मिलकर, तो उनका एक बेटा ताहिर उनका गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब चूंकि ताहिर एक और पात्र था ऐतिहासिक, तो मैंने उस पात्र का नाम फिर बदला, क्योंकि फिर पाठक अंत तक आते आते ये सोचता है कि यार वो भी ताहिर और ये भी ताहिर। सही बात है। अब मोरवाल जी एक बात बताइए, आप बार बार मेवात की ज़मीन पर ही क्यों लिखते हैं? क्यों आपका प्लॉट हमेशा क्या सर्वाधिक मेवात ही रहता है? क्या ये सेफगार्ड हो चुका है, सेफ स्पेयर हो चुका है, आत्मसुरक्षा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। काला पहाड़ और बाबल तेरा देश में ये मेवात की ही
विशुद्ध पृष्ठभूमि पर लिखे गए उपन्यास थे। और अगर कायदे से देखा जाए तब उसके बाद मेवात पर लिखने को कुछ बचता भी नहीं है। क्योंकि मेरे से एक हमारे मित्र ने कहा कि तुमने अपने इन दोनों उपन्यासों में इतना खर्च कर दिया है कि शायद अब आप मेवात पर कभी नहीं लिख पाओ। उधर उसके शासक आ जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब मेरे तीसरा रेत फिर नरक मसीह आया तो मुझे कुछ मित्रों ने ये भी सलाह दी कि आप बीच बीच में मेवात अपनी भूमि को ना छोड़ें। तो उसका फ़ायदा ये हुआ, उसने कहा कि तुम चूंकि आपका रचनात्मक स्वभाव वही, आपका अनुभव बहुत वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो आप जो भी वहाँ से पृष्ठभूमि मतलब उठाओगे मेवात को लेकर, और पाठक ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ना भी चाहेगा। हालांकि मेरा जो एक और तीसरा उपन्यास है हलाला, उसकी पृष्ठभूमि भले ही मेवात है, लेकिन मेवात उस तरह से वो हलाला वहाँ इस तरह से प्रैक्टिस में नहीं, अब होने लगी एक आध घटना। तो लेखक का ये भी काम है, चूँकि मैं 4 तो आप ही ने अभी गिनवा दिए मुझे जिसकी पृष्ठभूमि में तो एक 5वां भी कांस आया है ना। हाँ, कांस भी आ गया। मोक्षवन को भी अगर मैं ले लूँ तो वो भी वही है। आधा मतलब आपका सुरबंजारन भी आधा, नरक मसीहा में भी काफ़ी उसके प्रसंग है। तो देखिए सवाल इस चीज़ का है कि ये एक लेखक की जो उसके अनुभव हैं, उन अनुभवों की एक सीमा भी होती है। मैं दिल्ली में इतने दिनों से रह रहा हूँ, मैं कायदे से आज तक दिल्ली का नहीं बन पाया। आप मेरा जो बोलने का ढब जो सुन रहे होंगे उसमें भी दिल्ली पना नहीं है, दिल्ली की भाषा नहीं है। कोई भी आदमी जो सामने बैठो समझ जाएगा ये आदमी दिल्ली का नहीं है। तो वो जो तासीर है उसको हम कितना बदलने की कोशिश करें वो नहीं बदली जाएगी। चुनौती लेनी चाहिए, कुछ उससे बाहर जाकर लिखना चाहिए। तो क्यों नहीं। बाकी देखिए मेरे 11 उपन्यास हैं, तो 11 उपन्यासों में आप ये देखिए जो पृष्ठभूमि होगी, अगर मैं मान लीजिए मोक्षवन को लेता हूँ तो मोक्षवन में थोड़ा सा हल्का सा टच आता है, लेकिन पूरा ब्रज और बंगाल है। इसी तरह से वंचना में नहीं है इस तरह का। रेत तो पूरी तरह से कंजर समुदाय को केंद्र में रखकर लिखा गया है। तो अगर मान लीजिए 11 उपन्यास में और उसमें 5 उपन्यास मेरी उस पृष्ठभूमि को लेकर आ जाती, जिसको कि आप ये कह रहे हैं कि मैं बार बार लौट कर क्यों जाता हूँ, तो मुझे इसको दूसरी तरह से भी देखना चाहिए एक लेखक के रूप में कि अगर ये मेरी कमज़ोरी है तो किसी लेखक की ये ताकत भी हो सकती है कि वह बार बार अपनी ज़मीन से की तरफ लौटता है और उसको पाठकों के सामने रखता है। अच्छा, कभी कभी ये नहीं लगता कि जो आप उपन्यासों में लिख रहे हैं वो तो आप शुरुआती कहानियों में भी वो चीज़ें लिख चुके हैं? नहीं, तो कहानियाँ मेरी ज़्यादा नहीं है। कहानियाँ देखिए, कहानी तो मेरी जो आखिर में आई थी मोक्षवन, वो 2005 या 6 में आई थी। आज और मुझे कुछ आप जैसी मित्रों ने जैसे रंग अबीर, हाँ मतलब देखिए उससे तो निकल के उपन्यास ही बन गया। उस दौर की देखिए कुछ का मेरा कहानी संग्रह है 80 मॉडल और सूबेदार। हाँ, उसमें 9 या 10 कहानियां हैं। उसमें से 5 या 6 कहानी मेवात की पृष्ठभूमि को लेकर है। हाँ, इसीलिए मैंने ये सवाल जिसमें कि भूकंप है, रंग अबीर है, और है 4-5 कहानी है उसमें। 80 मॉडल और सूबेदार। इन्हीं कहानियों को पढ़ने के बाद मुझसे विश्वनाथ उन्होंने डॉक्टर नित्यानंद तिवारी जी ने कहा था, जब मैंने उनसे भूमिका के लिए कहा, कि तब उन्होंने कहा था कि देखिए आपके पास अनुभव है, भाषा है, सब कुछ है, आप अपने उन अनुभवों को इन छोटे छोटे चीज़ों में ज़ाया मत करिए, कोई बड़ा काम करिए। अच्छा, 80 मॉडल और सूबेदार जी, ये तो आप ही गांव के रोजदार थे। रोजदार, हाँ, अभी भी जिंदा है वो। उनका आपने सूबेदार क्यों कर दिया? देखिए ऐसा है ना, देखिए पात्रों का आप उसमें खतरा होता है ना, क्योंकि खतरा ये होता है कि जब हम कोई भी कहानी या उपन्यास लिखते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं कि उसके बड़े खतरे होते हैं अगर आपने ओरिजिनल नाम लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा उपन्यास एक सुरबंजारन, उसमें रागनी है। मैं जब उस उपन्यास को लिख रहा था और मैंने आधा कर लिया था, तो उसकी जो पात्र हैं कृष्णा कुमारी माथुर, अभी भी जिंदा है, तो मेरे घर आती थी वो। उनसे मैंने अपने उपन्यास लिखने के उसको खोजा। तो जब मैंने उनको आधा अंश लिख लिया, तो मैंने उनको एक अंश सुनाया और उसमें मैंने उनका मूल नाम दिया कृष्णा कुमारी। तो वो तुरंत उन्होंने कहा नहीं भैया ना, ये मेरा नाम मत। फिर ये मैंने किसी और से सलाह ली, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, स्त्री का मामला है, तो इसलिए क्या है कि मूल हम उससे मतलब कहना चाहिए कि जगह हैं,
और इस तरह के जो वास्तविक नाम हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसको बात भी कहते जो समझने वालों समझ भी जाए। अच्छा, अगर कृष्णा कुमारी जिन पर आधारित आपने ये पूरा उपन्यास लिखा, सुर बंजारा, अगर नॉन फिक्शन लिखते, उनकी जीवनी लिखते, तब तो उनको संभवतः ऐतराज़ नहीं हुआ होता और लोगों को उनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी मिलती। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से उन्होंने सब कुछ बता दिया मुझे अपने बारे में? आपको यकीन नहीं होगा, मुझे 1 साल लगा था। मैं उनसे पूछने की कोशिश करता, वो टाल जाती। फिर मैंने एक नया तरीका निकाला कि मैं उनसे टुकड़ों टुकड़ों में कुछ चीज़ पूछने लगा। कि मैंने कहा कि ऐसा सुना है कि जब आप एक बार मेवात में आए तो वहाँ एक छज्जा टूटा था, इतनी भीड़ थी देखने वालों की। हाँ भैया, ऐसा ऐसा हुआ था। और तो जब वो घटना बताती थी, फिर मैं उसको विस्तार देता था, तो मैंने एक आध बार सुना, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो मैंने कहा लेकिन आपने तो मुझे ऐसा नहीं बताया। कहने लगा नहीं भैया, हुआ वही था जो मुझे वही था। तो जब उन्होंने अपने बारे में, जब मैं उपन्यास लिख रहा था, जब उन्होंने नहीं बताया आसानी से, तो आत्मकथा लिखने में कैसे बता देती वो, या उनकी जीवनी लिखने पर कैसे बता? घायल हिरनिया बन डोलूं, इसी से उपन्यास शुरू होता है। जी। और इसी पर उपन्यास खत्म होता है। कुंडलिया छंद है पूरा। जी। हालांकि बीच में दारा शिकोह बहुत प्रमुखता से आते हैं। जी। यहाँ शिकोहाबाद दरअसल उन्हीं के नाम पर बसा हुआ है, दारा शिकोह पर। इस पर मेरे ख्याल से लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है और कृष्णा उन पर ज़्यादा चला जाता है इस पूरे उपन्यास में। लेखक का देखिए एक काम यह भी होता है कि कुछ चीज़ों के साथ साथ अपने पाठक को एजुकेट भी करता है। मान लीजिए अगर वो शिकोहाबाद की हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो नाम कैसे पड़ा होगा, तो लेखक ये भी तो निकालने की कोशिश करता है। नहीं, ये बहुत ज़रूरी भी था और ये ज़रूरी भी होता है कि आप चलते चलते अपने आसपास की जानकारियाँ भी देते चलें। अगर मान लीजिए सुर बंजारन में मैं बहर तबील, दौड़, दोहा, चौबोला, या उसके बहाने में अमर सिंह राठौर का कोई प्रसंग ले रहा हूँ, या सुल्ताना डाकू का कोई प्रसंग ले रहा हूँ, तो पाठक को ये पता भी तो चलना चाहिए हाथरस शैली में नौटंकी कैसे लिखी जाती थी। सही बात है। दोहा और बहर तबील में क्या फ़र्क होता है, दौड़ सही बात है। और तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का भी मतलब लेखक को ध्यान रखना पड़ता है। चलिए वापस आ रहा हूँ। आपने चूँकि कहा कि मैं दिल्ली में काफ़ी समय से रह रहा हूँ और मेरे बोलने के ढंग में भी दिल्ली आपको दिखलाई नहीं पड़ेगी या सुनाई नहीं पड़ेगी, तो उसी दिल्ली के आपके दिनों में वापस लौट रहा हूँ जब आप एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। बताइए कुछ उन दिनों के बारे में और ख़ास तौर पर उस प्रसंग के बारे में जब अजय एंटरप्राइजेस में आप काम करते थे। देखिए, मैंने जैसे बताया ना कि मेरी पारिवारिक स्थिति उस तरह की नहीं है जैसी अक्सर होती है, और मैं दिल्ली में ग्रेजुएशन के बाद ही दिल्ली आ गया था। और मैं जैसे बताऊं कि दिल्ली आना मेरे लिए प्राथमिकता दूसरी थी। मैं यहाँ लेखक बनने के लिए नहीं आया था या साहित्य में हाथ आजमाने के लिए नहीं आया था। मेरी परिस्थितियाँ बिल्कुल उलट थी। मैं तो यहाँ रोज़गार की तलाश में आया था। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लगभग उत्तर भारत में और जो पूरी पश्चिम भारत है, जिसमें कि राजस्थान और ये ब्रज मेवात वगैरह था, यहाँ आपको एक परंपरा, बाल विवाह की परंपरा है। तो एक तो मैं उस प्रथा का मारा हुआ हूँ। यानी मेरा जो बेटा था, यानी बीए होते ही मैं एक बच्चे का बाप बन गया था। 17 अगस्त 1981 17 अगस्त 1981 को मैं यहाँ आया था। लेकिन उससे पहले, हाँ, वो 17 अगस्त बेटे की जन्मतिथि है। जी 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 आपने लिखा है चूँकि 17 अगस्त 1981 यानी इस साल की जन्माष्टमी से ठीक 2 दिन पहले बीए करते ही मात्र 21 बरस की उम्र में जीजी के इस ललमूहे के कमज़ोर कंधों पर एक नई जिम्मेदारी आ गई, अर्थात मैं एक बेटे का पिता बन गया। क्योंकि मूलतः जो हमारा परिवार है वो मजदूर किस्म का है। तो जैसे तैसे ग्रेजुएशन तो हमने कर ली। अब संकट ये आया कि इन बच्चों को कौन पाले। तो हमारे पिताजी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई अपना कुछ खाने कमाने का कुछ इंतज़ाम करिए। और संयोग से मैं जिस कस्बे में, जो हमारे कस्बे में एक हमारे गुरुजी थे, उस तरह से गुरुजी ने जो हमने थोड़ा लिखना पढ़ना सीखा, उनका नाम वैसे तो प्रेमचंद आर्य था, लेकिन उनको पूरे कस्बे में मुंशी प्रेमचंद कहा जाता था। तो उन्हीं के माध्यम से हम जब छोटे मोटा कुछ तुकबंदियाँ करते थे तो वो छोटे से अखबार में छपती थी।
तो उनसे हमारे पिताजी ने शिकायत की कि भाई अब तो तेरा वाड़ी, वो वाड़ी कहते हैं दोस्त को, कि अब तो तेरा वाड़ी भाई पढ़ाई लिखाई भी होगी, उसका कुछ इंतज़ाम कर। तो हमारे गांव के एक लाला की फैक्ट्री नारायणा में, नारायणा गांव में, जो दिल्ली कैंट का एरिया है, उसमें उसका अजय एंटरप्राइजेस उसका नाम था, और उसमें काम होता था एक भट्टी में लोहे की चादरों का तपने का। चूँकि जिसको हम देगचून कहते हैं लोहे, वो लोहा पकने से पहले अगर आप मोड़ेंगे तो टूट जाती है। जैसे उसकी सुई बनती है, सुई को आप मोड़ेंगे तो टूट जाएगी, लेकिन आप उसको तपा दीजिए, नहीं टूटेगी, टूटेगी नहीं, मुड़ जाएगी। तो उन जो तपी हुई चादरें होती थी भट्टी में, जब उनका लेयर्स लगाई जाती थी और तपने के बाद फिर वो निकाल कर ठंडी की जाती, तो उन चादरों से स्टील का फर्नीचर बनता था। वार्डरोब हो गए, रैक्स हो गई, अलमीराज हो गई। तो वहाँ में उसमें उन्होंने मुझे भिजवाया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप उनको भेज दीजिए। 500 रुपये उस वक्त मिलते थे, लेकिन चूंकि वो कोई ऐसा स्थायी मतलब रोज़गार का साधन नहीं था। और एक दिन आपने वो छोड़ दिया। और एक दिन हुआ ये कि मैं उनके उससे बहुत तंग आ चुका था कि भाई आज मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि मैं सोचता था कि 500 रुपये में यार लाला की इतनी बातें सुननी पड़ती हैं, तो मैं यहाँ से आज इनसे हिसाब करके आज मैं दोपहर बाद चला जाऊँगा। मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांध के, जो टांड थी वहाँ, उस पर उठा के रख दिया, क्योंकि मैं एक बिस्तर भी बाद में लाया था घर से, और एक छोटी सी अटैची थी। और मैं इस इंतज़ार में था कि चूँकि 10-10:30 बजे के करीब वो आते थे फैक्ट्री में, वो आएंगे, धीरे धीरे भूमिका बनाऊंगा और मैं फिर उनसे कह दूंगा और आज नमस्ते कह के चला जाऊंगा। इसी बीच हुआ क्या, उनका एक क्लाइंट आया। उस ज़माने में गणेश एक टेम्पू होता था 3 पहिए का, उसको गणेश कहते हैं। जैसे आज के जो विक्रम होते हैं, वो बड़ा लंबा होता था। अच्छा। और उसका स्टीयरिंग पूरा इंजन समेत घूमता था, उसको गणेश कहते हैं। उसमें वो कुछ चद्दर लाया और वो तपवाने के लिए डालना था। अब चूंकि उसका वेट होना था, क्योंकि वो तो टनों में और क्विंटलों में वजन होता है ना, तो टेम्पो समेत उसका वेट होता है धर्म कांटे पर। भाई तपने के से पहले, तपने के बाद, ताकि फैक्ट्री वाला बेईमानी ना कर ले। तो मुझे ये कहा गया, मुझे आज भी उस व्यक्ति का नाम है, रामनाथ सिंह उसका नाम था, तो शायद बिहार की तरफ के थे। तो मुझसे कहा गया कि भगवान दास, इसको नारायणा लोहा मंडी में धर्म कांटे पर तुलवा लाइए। मैंने कहा ठीक है, तुलवा लाता हूँ, उसके बाद नमस्कार कर लूँगा लाला जी को। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने एक सवाल किया मेरे से कि भगवान दास कैसे परेशान है भाई, क्या हुआ? क्योंकि मैं बात नहीं कर रहा था। तो मैंने उनको ये बात कही, तो कुछ क्षण तो खामोश रहे, फिर बोले कि देखो, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ समय काटना है तो आप चले जाइए, और ज़िंदगी में कुछ करना है तो ये तो परेशानी आपको झेल उठानी ही पड़ेंगी। मतलब आप ये देखिए कि नारायणा गांव से नारायणा लोहा मंडी तक आने में मुश्किल से आधे-पौने किलोमीटर का फर्क, वहाँ से आने में आप ये देखिए कि मेरा मानस इस तरह बदला कि उसके बाद मैंने फिर गांव की तरफ पैर करके भी नहीं सोया मैं। लेकिन कहानी लिखी सिला हुआ आदमी उसी लालाओं के उस पर थी। सुना उन दिनों आपने एक लेटर हेड छपवा लिया था अपने नाम का। अरे साहब, क्या देखिए, वो भी एक समय था। वो दरअसल क्या था कि हमारे कस्बे में जो कॉलेज है उसमें एक लेक्चरर्स थे, कृष्णदेव जी। वो कहानियाँ लिखते थे छोटी छोटी, तो उनकी कहानियाँ पंजाब केसरी में छपती थी। और पंजाब केसरी में उन दिनों बृहस्पतिवार को वो पंजाब केसरी, और बहुत अच्छी अक्षर सिंह उनका आर्टिस्ट हुआ, अक्षर सिंह मुझे आज भी याद, बहुत अच्छी खूबसूरत उसकी वो होती थी कैलियोग्राफी, रोज स्केचिंग। तो उन्होंने अपना एक लेटर हेड छपवाया था, कृष्णदेव, मोटा सा कृष्णदेव। तो उनकी देखा देख मैंने भी इतना ही बड़ा भगवान दास मोरवाल, और उसमें पता भी दिल्ली का नहीं था, मैं अपने कस्बे नगीना का था। अरे वाह। चलिए थोड़े और सवाल ले रहा हूँ, आ रहा हूँ इसी पकी जेठ के गुलमोहर के अंतिम में। जी। हंस के बारे में आपने लिखा है इसमें, राजेंद्र यादव से संबंध
शुरुआत में दिखने में लगे अच्छे हैं, जी लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा और मैं यहाँ तक, यहाँ कौन है तेरा में आगे बढ़ा, मैंने कहा ये तो कुछ और ही निकल रहा है धीरे धीरे। संबंध इतने खराब क्यों होते चले गए? नहीं, ख़राब नहीं थे। देखिए, ख़राब नहीं थे। मेरी, जैसी कि मैंने बताया ना, मेरी एक पता न अजीब सी तासीर है और उसका मुझे नुकसान भी बहुत उठाना पड़ा है। आप लिख रहे हैं कि रंग अबीर कहानी के रूप में हंस में मेरी अंतिम रचना थी। जी इसके बाद मैंने भी तय कर लिया कि भविष्य में कोई रचना हंस के लिए नहीं भेजूंगा। जी। और ये जिद आज तक बनी हुई है और आप इसे सगर्व कहते हैं कि मैं हंस में नहीं छप रहा हूं। जी जी। सगर्व क्यों? सगर्व इसलिए कि, चलो यहीं से बात शुरू करता हूं मैं। सगर्व इसलिए कि जो लेखक हंस में छपे या जिनको राजेंद्र यादव जी ने लेखक बनाने की कोशिश की, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उसमें से आज कितने लेखक बचे हुए हैं। और मैं सगर्व इसलिए कह रहा हूँ कि कोई ये नहीं कह सकता मेरे बारे में, मैं आपको बहुत उस तरह की बात करूँ, कहनी नहीं चाहिए कि मैं किसी का बनाया हुआ लेखक हूँ। मैं किसी का बना हुआ लेखक नहीं हूँ। और लेखन मेरा कोई उस तरह का स्वभाव भी नहीं था। मैंने जैसे बताया कि मेरे लिए तो संकट ही दूसरा था। जो आने के बाद जो 7-8 वर्ष जो मैंने खाक छानी है दिल्ली की, मैंने इसमें भी लिखा है पकी जेठ का गुलमोहर में कि मैंने रोटी चुरा चुरा के खाई है। मुझे ये नहीं पता था कि चावल उबाल कर ही खाए जाते हैं। मुझे ये लगता था कि चावल को आप भिगो दीजिए, उबले हुए जैसे चावल बन जाएंगे वो। लेकिन पता चला कि वो अगली सुबह सड़ गए थे वो। तो इसके चलते हुए मैं यहाँ लेखक बनने नहीं आया था। और शुरू में जब 1986 में स्वाभाविक रूप से जब हंस शुरू हुआ था और उसमें जैसी कहानियाँ छपती थी, तो मैंने उनको पहले एक कहानी भेजी थी, भूकंप। ये वही कहानी है जिसका कि नित्यानंद तिवारी जी ने भी जिक्र किया है। हाँ। उन्होंने उसको नहीं छापा, चलो कोई बात नहीं, एक आध तो हो जाता। फिर दूसरी कहानी भी मैंने जब रंग अबीर भेजी तो उसको भी उन्होंने अगर मगर लगा कर, मतलब उन्होंने लिफाफा खोलने से पहले ही, हो सकता है उस हिसाब से वो लंबी कहानी, उन्होंने जो वाक्य कहा मुझे आज भी याद है कि मोरवाल जी, मैं कहानी छापने से पढ़ने से पहले उसका वज़न, जैसे बकरे का वज़न तोलते हैं, मैं इस तरह से तोलता हूँ। मतलब आपने कहानी नहीं छापी। तो इसका एक आशय यह भी है कि जिसको आपको छापना होता है या जिसको कृत करना होता है, उसके लिए 100 रास्ते हैं, और जिसको नहीं छापना या जिसको नहीं करना, उसके लिए 1000 बहाने। तो मैंने उसके बाद तय कर लिया था कि मैं हंस में नहीं दूंगा। और मैंने, जैसे आपने कहा, कि मैं आज भी उस पर कायम हूँ। लिखते भी हैं आप जी। इसमें मैं राजेंद्र यादव का कोई दोष नहीं मानता जी। वो इसलिए कि वे एक मनुष्य थे, कोई देवता नहीं। जी। और आपने तमाम उन लेखिकाओं का और उनका जिक्र भी किया है जिनकी कहानियाँ उसमें छप रही थी। और हालांकि आप बच भी निकल रहे हैं ये कह के कि क्या मतलब है इन सब से, पहचान नहीं, तर्स आदि जो भी है, लेकिन आपने इसमें बाकायदा खुलकर लिखी हैं सारी चीज़ें। एक और चीज़ इसको पढ़ते हुए ये महसूस हो रही थी, स्मृति कथा का पहला भाग जो है पकी जेठ का गुलमोहर, उसको पढ़ते हुए तो ठीक है भाई, आपके शुरुआती दिनों की वो कहानी है, आपने उसको लिख दिया स्मृति कथा के रूप में। लेकिन दूसरे में तो लग रहा है कि ये स्मृति कथा कम और साहित्य समाज से शिकायतों की कथा ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? मतलब कमियां ही कमियां क्यों हैं? हाँ, नहीं, ये बहुत सही आपने कहा। देखिए, जो पहला हिस्सा है पकी जेठ का गुलमोहर, स्वाभाविक रूप से वो हमारे ताप के ताए हुए दिन थे। और मेरा अपना ये मानना है कि देखिए, जो मनुष्य के जीवन में जो संघर्ष होता है वो तभी तक होता है जब उसकी जो मूलभूत समस्या है रोज़गार की, वो हल नहीं होती, तब तक ही संघर्ष रहता है। 1987 में मेरी नौकरी लगी तो स्वाभाविक रूप से मैं आर्थिक रूप से या उस तरह का जो संघर्ष था जिसके लिए मैं गांव से चलकर दिल्ली में आया था, वो तो संकट नहीं रहा। जहां तक दूसरे खंड का सवाल है, अब चूंकि इसमें 1992 तक है पहले खंड में, अब 1992 तक के आपने पढ़ा, लेकिन आज जो पाठक पढ़ेगा उसको तो वो यही तो सोचेगा कि 1992 के बाद क्या हुआ। अब चूंकि उस तरह का संघर्ष या उस तरह की बात नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि मैंने फिर उसको अपनी जो साहित्यिक जो ऊबड़ खाबड़, जो टेढ़े मेढ़े जो यात्रा थी, उसी पर उसको केंद्रित रखकर। आपने जो कहा ना कि आपके साथ
मतलब इसी तरह से हुआ। मैं देखिए वही तो लिखूंगा ना जो मेरे साथ हुआ है। अगर मान लीजिए राजेंद्र यादव अगर मेरी एक भी कहानी छाप देते तो हो सकता है मेरे लिए बहुत बड़े आदर्श बन जाते वो। या रविंद्र कालिया ने जिस तरह से मेरी कहानियाँ मेरा वो सारी चीज़ सामग्री लौटाई, ठीक है, लौटाने की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो आपने रविंद्र कालिया जी वाला प्रसंग पढ़ा होगा, फोकस के लिए जो उन्होंने क्या मंगवाया था, मैंने भी नहीं कि किसी और ने कहा था, मैंने नाम भी दिया उनका। इसमें बहुत नेगेटिव इमेजेस बन रही हैं। कोई बात नहीं, तो क्या है नेगेटिव इमेजेस क्या है? आप मुझे एक चीज़ मतलब इसमें ये लग रहा है कि जिन्होंने आपको छापा, हाँ, वो तो आपके बारे में अच्छा लिखा, वो सारे हीरो, जिन्होंने नहीं छापा या आपकी आलोचना की वो सारे विलेन। तो आप ज़्यादातर इस तरह की आत्मकथाएं और संस्मरण पढ़ लीजिए, सब में यही है कि जिनके साथ अच्छा किया उन्हीं का गुणगान गाया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये भी तो बेईमानी है ना कि अगर मान लीजिए मैं इसको नहीं भी लिखता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा इसमें लिखने का एक ये भी मतलब वो था कि जो हमारे यहाँ साहित्य में जो छोटी छोटी दुर्विसंधियाँ होती हैं, मतलब अगर मैं किसी सत्ता के केंद्र में नहीं हूँ, मेरे पास कोई उपकृत करने के औजार या माध्यम नहीं है, तो मैं किसी का काम का नहीं हूँ। अब जैसे एक और आलोचक हैं, वो विलेन बनते बनते रह गए, उनका नाम है नामवर सिंह जी, आपकी इस कथा में। क्योंकि उन्होंने आपको एक वाक्य कहा, साहित्य अकादमी जब मिल रहा था तो आपने अलका सरावगी पर इसमें 2 बार लिखा है। जी जी जी, इस वाले एक श्रीकांत वर्मा पुरस्कार वाला और एक साहित्य अकादमी वाला। 2 प्रसंग लिखे हैं अलका सरावगी के ऊपर। अलका सरावगी को मिल जाता है पहले ही उपन्यास पर साहित्य अकादमी, और आप कहते हैं कि नामवर सिंह मुझे मिले और इसके बाद धीरे से मेरी तरफ खिसके और आसपास देखने के बाद बोले, मोरवाल जी मेरे ऊपर एक बोझ है, मैं उसे इस बार उतार कर उससे उड़न हो जाना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। बाद में डॉक्टर पवन आपके पास आते हैं, बोलते हैं अरे आपको नहीं पता, दरअसल इस बार साहित्य अकादमी दिलाने की आपको सोच रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए नामवर सिंह एक तरीके से हीरो बन गए कि कम से कम उड़न वाली बात तो उन्होंने कर दी। हाँ बिल्कुल, तो मैं तो स्वीकार रहा हूँ इस बात को, लेकिन वो क्यों संभव नहीं था? वो संभव भी नहीं। तो मैंने इसमें आगे ये भी लिखा है, मैंने पवन जी को ये भी कहा कि संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि लगातार 2 बार साहित्य अकादमी कथा को नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर ये अब प्रैक्टिस रही है, एक बार कविता को, एक बार कहानी या उपन्यास को, ये प्रैक्टिस रही। दूसरी बात कि वो जो वर्ष था नामवर जी का एज ए कन्वीनर साहित्य अकादमी में, आखिरी वर्ष था उनका, वो तो भी नहीं दिला सकते थे। लेकिन आपने जो बात कही कि वो मेरे लिए हीरो क्यों हैं, मेरे लिए हीरो इसलिए कि मुझ जैसा मेवात से गांव देहात का उजड़ सा आदमी, जिसका कोई साहित्यिक संस्कार नहीं, जिसका कोई लिखाई पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं, अगर उस पर कुछ लोगों का ध्यान जाता है, चाहे नामवर सिंह जी हो, चाहे श्रीलाल शुक्ल का भी मैंने जिक्र किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक लेखक का अपने जो उसकी मेहनत है, उसकी जो निष्ठा है, उसके प्रति जो ईमानदारी है, उसको पहचानने का उपक्रम उन लोगों के द्वारा। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, वो तो दुर्भाग्य से हो गया। उसमें भी नामवर सिंह थे। बिल्कुल स्वाभाविक, और ये बात मुझे परमानंद जी ने बताई। हाँ। अब ये देखिए ना, मैं कई बार यही सोचता हूँ कि देखिए कई बार आदमी का जो भाग्य है, मतलब अगर कोई ऐसी चीज़, हालांकि मैं इसमें बहुत विश्वास नहीं करता हूँ, कि कई बार चीज़ें आपको छू कर निकल जाती हैं। अगर मैं वही बात का, अगर वही आउटलुक में वो स्टोरी नहीं छपा, अभिषेक वर्मा वाले 10 दिन ही लेट हो जाती, स्कॉर्पियन, तो तब तक वो घोषित हो चुका होता। तो मेरा उसके बहाने, इन प्रसंगों के बहाने एक ये भी है कि देखिए हर लेखक का अपना एक कहना चाहिए ना कि उसका मतलब कर्म, अगर कोई ऐसी चीज़ रही होगी। आपको ऐसा नहीं लगता है कि समय के साथ तो आदमी के अंदर विजडम और ज़्यादा आना चाहिए, और ज़्यादा तार्किक रूप से और इमोशंस को साइड में रख के उसको सोचना चाहिए? नहीं, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। मैं लेखन को एक प्रतिस्पर्धा मानता हूँ। जो हम लिख पढ़ रहे हैं, जो लेखन की दुनिया में है, मैं इसको प्रतिस्पर्धा मानता हूँ। पहली बात तो मैं इस पद पर बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि लेखन एक स्वांत सुखाय जैसी कोई चीज़ है। स्वांत सुखाय
उनके लिए हो सकती है जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, जो अपनी पुस्तकों को मुफ्त में पूरे हिंदी जगत को बांटते हैं। मैं तो नहीं बांटता हूँ। तो आपने जिस तरह की बात की, उस तरह की बात कि मैं उसको थोड़ी शालीनता, मैं कहूँगा कि विजडम तो अलग बात है, मैं उसको इस रूप में लूँगा कि देखिए, जब हम एक क्षेत्र में हैं, लेखन के क्षेत्र में हैं, और जाहिर सी बात है कि जब आप काम कर रहे हैं और ठीक ठाक काम कर रहे हैं और लोग आपको कहते भी हैं, और उनको आपको बाईपास करके किसी अचानक ऐसे चीज़, आदमी को वो चीज़ दे दी जाए जिसके कि आप असल हकदार हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी पीड़ा होना एक ऐसे लेखक के लिए स्वाभाविक है। और चूंकि फिर मैंने कहा ये धीरे धीरे ईर्ष्या में बदलती जाती है। ये तो अच्छी बात है, मैं इसको ईर्ष्या, आपने कहा ना ईर्ष्या, ये तो ईर्ष्या तो अच्छी बात है। अगर नहीं, प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है, ना, ईर्ष्या तो खराब है। नहीं, ईर्ष्या अच्छी बात है। मैं ईर्ष्या आपको भी ले डूबेगी ना, कोई नहीं ले डूबेगी। अगर घृणा, नफरत, घृणा है वो खराब चीज़ है। ईर्ष्या को तो मैं आदमी के विकास का एक बहुत बड़ा औजार मानता हूँ। ईर्ष्या मतलब ये कि अगर आप, क्योंकि ईर्ष्या में आप सामने वाले के विकास को कभी भी प्रेज नहीं कर पाएंगे, कभी प्रोत्साहित कर ही नहीं पाएंगे, या कभी उसकी तारीफ कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, तो ऐसा तो नहीं है। हमने तो किसी के बारे में ये नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ वो बात कही है। विलन बना दिए आपने। नहीं, विलन नहीं बनाए, जो हमारे साथ हुई। अब मैं देखिए फिर वो लौट कर उस पर आता हूँ कि एक संपादक को ये अधिकार है कि वह आपकी रचना को छापे ना छापे। जैसे जेएनयू वाले प्रकरण मैं इसमें ले लूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ? जेएनयू में जो भी हुआ, हाँ। आपने कहा भारतीय भाषा विभाग पर उसके सवाल ही खड़े कर दिया आपने तो। अब देखिए कई बार क्या होता है कि चूंकि आपके ऊपर सवाल उठे तो आपने पूरे जेएनयू को ही कह दिया। नहीं, जेएनयू को नहीं। देखिए उसमें मेरा जो ये मुझे बाद में पता चला, कई बार क्या होता है कि आपकी मंशा वह नहीं होती जिसका जो अर्थ बाद में निकलता है। मैंने उस जो जेएनयू वाली गोष्ठी थी उसमें बड़े सहज भाव से मैंने उस पर, आयोजकों पर उस पर नहीं किया था। मैंने कुछ सामान्य ये कहा था कि भाई जो उसमें बहुत सारे लोग थे, बोलने वाले वक्ता जो थे, और ख़ास तौर से अध्यापक ही थे, तो मैंने यही कहा था कि उसमें देखिए बहुत सारे लोग तैयारी के साथ नहीं आए थे। देखो ये बात थी। अब उस तैयारी वाली उस बात को जिस तरह से उसको इस तरह से वितंडा बना दिया गया कि मैं तो पूरे जेएनयू के खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं। मैं तो एक सहज रूप से वो बात कही थी जिसका कि अर्थ वो नहीं था जो बाद में किया गया। ये दो उदाहरण तेजी से बदलते जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को समझने के लिए काफ़ी हैं कि इस विश्वविद्यालय का भविष्य कितना उज्जवल होगा। बिल्कुल होगा। आप क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। इसकी वजह कारण यह है कि मान लीजिए एक बात मैंने कही, अगर आप मुझसे सहिष्णुता की उम्मीद करते हैं, उदारता की उम्मीद करते हैं, तो यही उम्मीद उस हिंदी विभाग से भी की जानी चाहिए थी कि अगर हम इन छोटी छोटी बातों को एक सांस्थानिक रूप से गांठ बांध लेंगे कि उसने ऐसे कहा तो हम उसको नहीं बुलाएंगे, तो ये तो संस्थान के उस पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा ही लगाएगा। अगर मान लीजिए मैंने कोई ऐसी बात कही तो उस बात को वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। मैंने हिंदी विभाग को या जेएनयू पर प्रश्न नहीं था अंजुम जी, वो मैंने एक सहज रूप से, जो उसमें वरिष्ठ लेखक थे, मुझे भी बुलाया गया था, ऐसा नहीं था। मैं भी उसमें वक्ता के रूप में था। आप कह रहे हैं कि आपकी टिप्पणी जो थी उसका सरलीकरण कर दिया गया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो कोई मुद्दा नहीं था। नहीं, मुझे बस ये लगा इस पूरे उसको पढ़ते हुए कि आप बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ऐसा है कि मेरे साथ इतना खराब हुआ है, साहित्य समाज में इतना खराब हुआ है, अच्छा भी तो कुछ हुआ ही होगा। नहीं तो जो अच्छा है तो वो लिखा भी है, उससे ज़्यादा खराब लिखा है। और वो जो देखिए जो आपके अनुभव जो रहेंगे, एक लेखक को ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, हाँ, ये क्यों आना चाहिए, क्यों होना चाहिए आइडेंटिटी क्राइसिस? अगर लिखना, अगर वो लिख रहा है अपने लिए, हालांकि आप तो मान ही रहे कि स्वांतः सुखाय होना चाहिए, नहीं मान रहे हैं, अगर मान लीजिए वो लेखन कर रहा है तो उसको इस बात की तवक्को क्यों है कि दुनिया उसको पहचाने ही? अच्छा काम हो रहा है तो एक दिन पहचाना ही जाएगा। नहीं, देखिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि लेखन भी अपने आप में एक प्रतिस्पर्धा है, और जब आप काम कर रहे हैं तो ये आपकी क्यों नहीं आकांक्षा हो, ये क्यों नहीं इच्छा हो कि जो सम्मान पुरस्कार चल रहे हैं आपका भी उस पर कुछ हक है, क्यों नहीं? आइडेंटिटी किससे बनती है लेखक की? लेखन के साथ साथ ये जो दूसरे, नहीं, जब आप ये बात कह रहे हैं कि मुझे इतने पाठक पसंद कर रहे हैं, एक महीने में खानज़ादा का संभवतः दूसरा संस्करण आ गया था,
अगर पाठक आपको इतना पसंद कर रहे हैं तो फिर सम्मान की लालसा फिर क्यों नहीं मैं कह रहा हूँ कि लेखक को सम्मान की क्यों नहीं लालसा हो, पुरस्कार की क्यों नहीं लालसा हो। वो भी तो वो काम नहीं कर रहा है कि ये मैंने फिर कहा ना कि स्वान्ते सुखाए जैसा पद। मैं इस आज के ज़माने में कोई ये कहे कि आपको पाठक बहुत पढ़ता है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए पढ़ता है कि पाठक को हमारा लिखा हुआ पसंद आता है, लेकिन वो जो हमारी लिखे हुए की जो पसंदगी है उसके एवज में जो इस तरह के कुछ सांस्थानिक और कुछ सरकारी और गैर साहित्यिक सम्मान पुरस्कार चल रहे हैं, वो क्यों नहीं मिलने चाहिए उसको। तो ये कहीं न कहीं ये एक लेखक में ये आइडेंटिटी का क्राइसिस नहीं है। ये आइडेंटिटी तो बन चुकी है उसकी। इसीलिए आप हमसे भी नाराज थे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने कहा ना कि मेरी एक आदत है। मुझसे भी नाराज थे? मेरी एक आदत है कि मुझे जो कहना होता है, जो मुझे महसूस होता है, मैं कह देता हूँ और उसके बाद मैं बहुत इत्मीनान से चैन के साथ सोता हूँ। मैं अपने दिल में नहीं रखता इन सब चीज़ों को, मुझे पता है भाई, अगर मैं आपसे कह सकता था तभी मैंने कहा ना आपसे। नहीं, मुझे बस एक चीज़ खराब लगती है, आपने मुझसे कहा ठीक बात है, आपने जो भी लिखा वो भी ठीक बात है, आपने फेसबुक पे इधर उधर जो भी लिखा मेरे बारे में, संगत के बारे में, कोई बात ठीक है। बात यह है कि ये फैसला कैसे हो सकता है कि फला लेखक मुझसे कमतर है, मैं उससे बेहतर हूँ। देखिए, ये लेखक खुद तय नहीं करता है, ये भी आपको आपके पाठक, आपको सुनने वाले, आपको जानने वाले ही बताते हैं। तो आपने खुद ही उत्तर दे दिया, जब पाठक ही ये बता रहे हैं और अगर पुरस्कार समिति नहीं बता रही है या कोई और नहीं बता रहे तो फिर क्यों उस बात की है? क्यों? मैं देखिए मैं फिर बात तो क्यों भाई, देखिए कि अगर आज मेरी बात सुन लीजिए। अभी हाल ही में मुझे भारतीय भाषा परिषद का एक सम्मान देने की घोषणा हुई है। बधाई पहले दो आपको। चलिए, बहुत बहुत आभार। तो सवाल इस चीज़ का है कि मुझे तो पता भी नहीं था। नहीं, लोग तो कहते हैं आप बहुत नेटवर्किंग करते हैं पुरस्कारों के लिए। बिल्कुल करता हूँ, अच्छी खासी नेटवर्किंग करते हैं। बिल्कुल करता हूँ, लेकिन उस नेटवर्किंग का लाभ क्या मिलता है? देखिए, पुरस्कारों और सम्मानों में दरअसल क्या है कि इसके जो तरीके हैं, ये तरीके उन तरीकों में इतना झोल है कि अगर जो उन झोल को समझ जाए तो वो आसानी से उन रास्तों पर चल के चीज़ें हासिल हो जाती हैं। जैसे मैं आज अगर ये कहूँ कि जो पुरस्कारों और सम्मानों के मामले में ये जो अनुशंसा, रिकमेंडेशन मंगाने की जो प्रक्रिया है, ये बेहद ख़राब है। मान लीजिए मैं पुरस्कार शुरू करता हूँ तो ये मेरा अपना विवेक होना चाहिए कि मुझे अगर कोई पुरस्कार शुरू करना है 2023 के लिए तो ये मुझे तय करना चाहिए कि मैं किसको दूँ। मैं ये ना कहूँ कि आप मुझे बताइए कि कौन कौन से किताबें आई हैं या प्रकाशकों से मैं मंगाऊँ। इसमें होता क्या है कि जो लेखक थोड़ा सा स्वाभिमानी होता है वो ये काम नहीं करेगा। आपको सुनकर हैरानी होगी कि अब तो हरियाणा साहित्य अकेडमी लगभग बंद हो चुकी है। इसी प्रक्रिया के तहत मैंने आज तक अपना वहाँ आवेदन नहीं किया। वहाँ आवेदन मंगाया जाता है वहाँ, और बहुत से लेखक वहाँ मानव 7 लाख का भी एक पुरस्कार है, एक 5 लाख का भी पुरस्कार, सूर सम्मान, लेकिन वो काम मैंने नहीं किया। हैरानी हो रही है मुझे सुन के। मैं आपको सच्ची मैं बता रहा हूँ, और आपको सुनकर हैरानी होगी, तो आपको शायद अतिशयोक्ति भी लगे कि आज तक मैंने साहित्य अकादमी का सम्मान समारोह नहीं देखा। अब आप कहेंगे कि कोई इसके पीछे कोई क्या है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, ऐसा नहीं है कोई इसके लिए कोई हमने कुछ लकीर खींच ली है या कोई अहद ले लिया ना। अब जैसे इस बार बुलाया उन्होंने, वो दूसरे दिन था तो हम गए उसमें एक परिचर्चा में हिस्सा लेने, ऐसा भी नहीं था। तो कई बार क्या होता है कि जो ऊपर से चीज़ें दिखाई देती हैं ना, अब आप वो ऐसी होती नहीं। अब इसमें अब लेखक को ये कहें कि भाई ये तो कुंठित, अब यही सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि अगर मैं ये बात खुल के कह रहा हूँ तो कुंठित है, तो मैं कुंठित हूँ क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भाई पिछले 10 वर्षों का अगर देखें तो औसतन हर 1-1.5 साल बाद मेरी एक रचना तो आ रही है ना। ये कैसे संभव है कि हर साल एक उपन्यास आ जाए किसी का? क्यों नहीं संभव है? आपने फिर इसका मतलब दूसरी भाषाओं में नहीं देखा, मराठी में नहीं देखा, बांग्ला में नहीं देखा? वहाँ जितनी मेरी उम्र है उतनी उम्र में 50-50 उपन्यास आ चुके होते हैं लेखकों का। सवाल इस चीज़ का है कि जब आप लिखोगे आपका मूल्यांकन उसी में से होगा। अच्छा है या बुरा है वो बात की बात है।
मुझे तो कई बार लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं लिखा। चलिए मोरवाल जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वरना ये तो ऐसा विषय है, इस पर 1.5 घंटा हम आपसे बात कर सकते हैं। ये यहाँ कौन है तेरा जो आपकी स्मृति कथा है, जिसमें ये सारे विवादास्पद बयान और तमाम चीज़ें हैं, इसमें बहुत एक्चुअलिटीज़ के साथ बात हुई है, मतलब आपने तारीख भी दी है, इतना लंबा टाइम स्पैन है इसमें, इतनी लंबी जीवन यात्रा है, कैसे संभव हुआ कि तारीख भी याद रहे, पत्र भी आ गए, सारी चीज़ें, प्रामाणिकता कैसे? देखिए, मेरी एक आदत रही शुरू से ही, और ये आदत मैंने सीखी जो हमारे गुरु थे मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि वो छोटे से अखबार के लिए वो स्ट्रिंगर उसका काम करते थे, स्ट्रिंगर थे वो। बस ये था कि पेशे से अध्यापक थे, लेकिन शौक़ के लिए वो ये काम करते थे। तो वो करते क्या थे कि जो भी उनकी खबर छपती थी वो उसकी फाइल बनाई हुई थी, उस खबर को काटते और तारीख और अखबार का नाम उसमें देते। तो ये आदत मैंने उनसे सीखी शुरू में, और मेरे पास जो मैंने सबसे पहली रचना जो लिखी है वो भी मेरे पास मौजूद है, और जो पहली रचना किसी अखबार में छपी हुई होगी वो भी मौजूद है। और मेरी शुरू से एक आदत रही, मैं डॉक्यूमेंट्स को, कोई चिट्ठी आई है, कुछ उस तरह की, मैं सबको संभाल के रखता हूँ। मैं जब इसको लिख रहा था, और इसको स्मृति कथा दोनों को जब लिख रहा था, मैं अगर इसकी आज के संदर्भ में इसकी बात करूँ, यहाँ कौन है तेरा, इसको लिखते हुए मुझे एक चीज़ का ये एहसास हुआ कि लेखक को टेक्नोलॉजी से वाबस्ता होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। सही बात है। यानी जो आप कह रहे हैं ना कि मेरी नेटवर्किंग बहुत अच्छी, मैं आपको बताऊं कि मैं पोस्टर खुद बनाता हूं। बहुत लोगों को ये पता है कि इन्होंने कोई आदमी रखा हुआ है जो ये काम करते हैं, ये मैं सारा काम करता हूं। कंप्यूटर, लैपटॉप, मैंने बड़े बड़े काम मैंने खुद सीखा। वो किसी ने पोस्टर मांगा भी था आपसे जी, किसी किताब के लिए, मैं पढ़ रहा था। हाँ, तो मैं खुद ही मैं उसको करता हूँ। और आपको सुनकर शायद ये हैरानी भी हो कि पिछले लगभग 6 वर्षों से मैं अब कागज़ और कलम का इस्तेमाल नहीं करता, मैं सीधा लैपटॉप पर काम करता हूँ। और सुर बंजारन, वंचना, शकुंतिका, खानज़ादा, मोक्षवन, कांस, 6 उपन्यास, और यहाँ कौन है तेरा, ये मेरे पास इनकी सॉफ्ट कॉपी मौजूद है। अभी जिन आपने उपन्यासों के नाम लिए, इसमें से 4 उपन्यासों के केंद्र में, अच्छा वो आपने इनके नाम ले लिए, वरना ये सवाल छूट भी जाता अंत होते होते, इन 4 या 5 उपन्यासों के केंद्र में स्त्रियां हैं। अगर आपने जिन उपन्यासों के नाम लिए, कांस तो खास तौर पर, कांस तो जमींदारी प्रथा पर है। देखिए ये संयोग है। देखिए काला पहाड़ को अगर मैं छोड़ दूं तो बाबल तेरा देश से ये शुरू होता है, और लगभग सभी उपन्यास में स्त्री केंद्रित उपन्यास है मेरे। अब ये मुझे भी नहीं पता चला, ये तो जब लोग हमें कहते हैं तब समझ में आता है। क्योंकि देखिए जब लेखक लिखता है तो उसके जहन में उस तरह के पात्रों को लेकर वो विषय पर केंद्रित होता है, और उस विषय में स्त्री पात्र या पुरुष पात्र कैसे आते हैं वो लेखक भी तय नहीं कर पाता। और कैरेक्टर्स में प्रवेश कैसे करते हैं फिर स्त्री पात्रों में? अब वो तो जैसी घटना होती है भाई, अगर मान लीजिए मैंने ज़मींदारी प्रथा को लिया है तो उसके केंद्र में स्त्री ही है, तो जाहिर सी बात है खाली स्त्री के साथ साथ उसमें पुरुष समाज की भी तो कुछ न कुछ योगदान होगा ना, अच्छा बुरा। तो जब तक आप उनको नहीं लाएंगे वो आपको मतलब विश्वसनीय नहीं बनेगा। तो मैं जब ये उपन्यास लिख रहा था तो मेरे पास चिट्ठियाँ, पत्रियाँ वो तो सब थे ही, पत्रिकाओं में जो चीज़ छपी, कहानी कब छपी, कविता कब छपी। मुझे पहली बार ये पता चला इस स्मृति कथा के दूसरे हिस्से को लिखते हुए कि फेसबुक किस तरह आपका पत्रों की मतलब काम करता है। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए आज से 10 साल पहले जब मैं 13 या 14 में फेसबुक से जुड़ा हूँगा, तो इन जिन घटनाओं का वर्णन है इतना तो मुझे याद था कि मैंने कभी फेसबुक पे डाला होगा, लेकिन कब डाला, क्या घटना थी एग्जैक्ट। तो अगर आप इसमें पारंगत हैं, उस टेक्नोलॉजी में, उसको कैसे सर्च किया जाता है, तो मैंने वो खोद कर वो चीज़ें निकाली, मेल खोद के निकाले और उनका मैंने तब विवरण दिया। तो जाहिर सी बात है कि एक लेखक को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना चाहिए, फ्रेंडली आना चाहिए, अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक। और उसका एक कारण ये भी है कि जो मेरी गति है लिखने में, उसका एक कारण यह भी है। सुना क्या मैंने देखा, मैंने आपके तमाम उपन्यासों में देखा, अगर पहले कहानी संग्रह को छोड़ दूं या एक आध को और, आप खुद ही अपने किताबों के फ्लैप लिखते हैं। जी, ये अब मैं बताता हूँ कि मैंने काला पहाड़ का ज़रूर कहीं से बाहर से लिखवाया था, और उसमें रामशरण जोशी ने लिखा था, और उसमें गड़बड़ ये हुई थी कि वो मना कर दिया था प्रकाशक ने उनका नाम देने से।
अशोक जी ने? अशोक जी ने, कि भाई हमारे यहाँ नाम नहीं, ठीक है वो उनकी अपनी एक हो गई। तो अब एक आदमी से आप लिखवा रहे हैं उनका नाम जाए, ये भी गलत बात है। तो बाद में फिर मुझे लगा कि नहीं, जब नाम ही नहीं जाना है किसी का, और लेखक से अच्छा अब उस रचना के बारे में दूसरा नहीं जान सकता। अगर मैं किसी को देता भी हूँ कि आप इसका फ्लैप लिख दीजिए, पहली बात तो कोई उसको पढ़ेगा नहीं। कुछ शब्दावलियाँ हैं उनको वो पिरो कर उसमें डाल देगा। और चूंकि मैं खुद लेखक हूँ और मैं खुद उस रचना के बारे में जानता हूँ कि मुझे कुछ पंक्तियों में, 25-30 पंक्तियों में इस रचना के बारे में फ्लैप में क्या लिखना है, तो मैं ही एक लेखक ही बेहतर ढंग से लिख सकता है। तो इसलिए मैं अपने किताबों के फ्लैप खुद ही लिखता हूँ। ठीक है, इतनी शिकायतें हैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कोई मलाल, क्योंकि मलाल पर तो किताब ही है पूरी की पूरी। कभी ये नहीं सोचा कि मैं खुद कोई सम्मान शुरू कर दूं, या फिर खुद आने वाली पीढ़ी के लिए जो लेखक हैं मेवात के पृष्ठभूमि के ही, उनके लिए कुछ करूं? आपने बहुत सही सवाल किया, बिल्कुल। बहुत मुझे खुशी है कि ये आपने मन की बात कैसे पढ़ ली। अभी लगभग 20-22 दिन पहले, इस इंटरव्यू से पहले, मैंने अहिंदी भाषी क्षेत्र में, ख़ासतौर से महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में हमारी चीज़ें ज़्यादातर पाठ्यक्रमों में लगी हैं। वहाँ का जो विश्वविद्यालय स्तर पर जो हिंदी समाज है वो हमें बहुत स्नेह करता है। लगभग 7 या 8 विश्वविद्यालयों में मेरी चीज़ें, उपन्यास और इस तरह से, यानी विशेष लेखक को 3 विश्वविद्यालयों में तो विशेष लेखक के रूप में लगा हूँ। तो मुझे लगा कि अहिंदी भाषी राज्यों के लिए कुछ किया जाए, और बाकायदा बात भी हुई, और मैंने ये उस पर नाम भी दे दिया कि अखिल भारतीय अहिंदी भगवान दास मोरवाल कथा सम्मान। अरे ये सब कुछ तय हो गया। अब उसमें ये भी था कि इसकी राशि कितनी नहीं हो। मैंने कि भाई 5,000 और 5100 तो कम से कम 11,000 तो होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि भाई इसमें खाली इससे तो काम नहीं चलेगा। तो कुल मिला के ये तय हुआ कि उसमें लगभग 20 से 25,000 के बीच में सालाना खर्च है। मैंने सब कुछ ये तय कर दिया, लेकिन जब यही बात मैंने पत्नी को बताई तो पत्नी इस पर बड़ी नाराज़ हुई कि आप इतने बड़े बहरे नहीं हैं। बहरे से मतलब कहते हैं जिस जो लेन देन करने वाला होता है, कि आप अपने नाम से हर साल 25-30 हज़ार रुपये खर्च करें। क्योंकि लेखक की दरअसल जो एक छवि होती है ना समाज और ख़ासतौर से परिवार में, उनको ये लगता है कि जो लिखते हैं इनसे मिलेगा क्या, बाकी तो सब कुछ हम लोग। बड़ा अजीब नहीं है अपने नाम से खुद ही पुरस्कार शुरू कर देना? अजीब, मैं वही तो कह रहा हूँ। आपने अभी तो फिर आपने ये कहा ना कि मैं कुछ अपने नाम से क्यों नहीं पुरस्कार शुरू करूँ। अपने नाम से नहीं, मैंने कहा कभी लगा नहीं कि अपने क्षेत्र के, अपनी मिट्टी के लिए, युवाओं के लिए कुछ नहीं। देखिए, उसके चाहिए। पीछे भी लगभग यही मंशा थी कि जो अहिंदी भाषी राज्य हैं, या मेवात के ही सादुल्लाह थे, मेवात के ही कवि। नहीं देखिए, अब इसके पीछे फिर नाम से कुछ शुरू कर दिया जाता। नहीं, फिर उसके साथ फिर वही बात है कि ये निर्भर इस पर भी करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। ठीक बात है। मतलब अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो अगर मैं पेंशन की बात छोड़ दूँ, मेरा कोई आर्थिक इस तरह से स्रोत नहीं है। बच्चे हैं वो भी इस तरह से, मतलब एक ही बेटा है तो उस तरह से इतना सक्षम नहीं है। ये उसके लिए तो संभव है कि जिसके के पीछे बहुत ज़्यादा मतलब कुछ पुरखों ने छोड़ दी हो। ठीक है, लेखक बन गए हम, भाई लिख लेते हैं, छप जाता है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ऐसे काम करने के लिए, और दूसरी बात फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के काम करने से आपका अपना जो लेखन होता है वो बाधित होता है। चलिए, अंतिम सवाल, कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए और करना चाहते हैं? नहीं, ऐसे कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। फिर वही बात कहेंगे कि अभी सब आप को शिकायत थी, लेकिन एक इच्छा ज़रूर है कि जब तक आँख, मस्तिष्क और उंगलियां साथ दें, इसी तरह से लिखना पढ़ना चलता रहे। क्योंकि वह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई यहाँ लेखक बनने के लिए समाज में नहीं आया था। ये एक संयोग है कि लिख लेते हैं, अच्छा लिख लेते हैं पाठकों की नज़र में, और मेहनत करते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति मेहनत बहुत करता है,
और अगर आप मेहनत की अगर मैं बात कहूँ तो कभी आप आइए, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी क्या दिनचर्या होती है लेखन को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। आप ऐसे ही लिखते रहें। चलिए। लोग कहते हैं कि आप स्पष्ट बोलते हैं इसलिए संबंध खराब हो जाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो संबंध अच्छे बने रहें। देखिए अजीत जी, अगर बिगाड़ के डर से अंजुम नहीं, अंजुम जी, पता नहीं, माफ़, मैं फिर एक बार दर्शकों से माफ़ी चाहता हूँ कि पता नहीं क्यों अंजुम जी को मैं बार बार अजीत कह रहा हूँ। वो अजीत अंजुम जी की वजह से। जी, हाँ, वो अंजुम ने गड़बड़ किया हुआ सारा का। देखिए, नहीं, अंजुम बहुत गड़बड़ियाँ उजागर भी कर रहा है इस समय। हाँ, नहीं, अच्छी बात है। मैं तो देख, हम तो चाहते हैं कि फिर वही बात है कि आपने जैसे कहा कि संबंध खराब हो ना हो, फिर वही बात है कि प्रेमचंद ने ऐसे तो नहीं कहा होगा। हाँ, कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की भी नहीं कहोगे। सही बात है। चलिए, आप ऐसे ही बने रहें और लिखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया संगत के लिए समय दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की कमी मेरे जीवन में हमेशा बनी रही। मैं आज भी इस उम्र में अगर रोज़ एक बार अपनी माँ से फ़ोन पे बात नहीं कर लूँ तो मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ मिस किया है। मैं जिस समाज से आया था, मैंने लोगों के शरीर पे भूत आते हुए देखा है, तो मुझे ये मानने में संकोच होगा कि भूत नहीं होते हैं। उदय जी के साथ मेरा जो संबंध रहा है वो शायद उसको मैं किसी भी तरह से व्याख्यायित नहीं कर सकता। जब मैं मनोहर श्याम जोशी के संपर्क में आया तो उन्होंने मुझसे वो सुनते बहुत थे और उन्होंने मुझे कहा कि तुम जिस तरह से बोलते हो, अगर तुम इस तरह से लिखना शुरू कर दोगे ना तो तुम बहुत अच्छा लिखोगे।